अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई खूबसूरत और एनर्जेटिक सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आज मंगल है और आज ही सुबह सुबह उठते साथ सबसे पहले हम मौसम का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले ही इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो हर तरफ सोशल मीडिया पे देखने को मिली, और वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साहिबजादे से रिलेटेड के रात को रोड एक्सीडेंट में जो हादसा हुआ उसमें वो जानबर ना हो सके, और बहुत ही खूबरू और ख़ूबसूरत नौजवान, और यकीनी तौर पर इनसे कुछ पर्सनली भी रफ़ाकत थी और कुछ मुलाकात का भी मौका मिला, और ऐसे नौजवान जो हमेशा ये सोच रखते थे कि पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है और यकीनी तौर पर अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे थे। लेकिन ये बहुत दुख की घड़ी है, पूरी कौम जो है और ख़ास तौर पर हमारे सेट की जानिब से नहायत ही अफसोस और दुख, और इस दुख की घड़ी में हम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक उनको सब्र दे, इनके लवाहिकीन को सब्र दे, और आप सब लोगों से मेरी ये इल्तजा है, अपील है इस मौके पर कि कहा जा रहा है कि ये रोड एक्सीडेंट था और रोड एक्सीडेंट तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। वाक़या जो भी था, लेकिन आप लोग जब रोड पर निकलते हैं तो ख़ास तौर पर ये एहतियात रखा करें कि आप ड्राइव इस तरीके से करें कि आसपास के लोग भी महफूज रहें, और अगर कोई ऐसे ड्राइव कर रहा है तो उससे आप अपने आप को भी बचाएं, और अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को सब्र दे। और आज शाम 4 बजे डॉक्टर साहब की रिहाइश का और उनके ऑफिस जो है उधर ही जनाजा होगा। आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। मौसम की सूरत हाल में नया मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है, और उसी मानसून के सिलसिले के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कुछ देर पहले आप लोग खबरों में भी देख रहे थे कि इस्लामाबाद और बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इवन बलोचिस्तान और सिंध में भी प्रोडिक्शन कर दी गई है कि 23 जुलाई तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और आप लोगों से ये भी कहना है कि सावन का भी मौसम शुरू हो गया है, और इसी के साथ साथ मानसून के ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अपने आप को भी महफूज रहें और मौसम को एंजॉय करें। लेकिन ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें बारिश भी उस तरीके से आपको एंजॉय नहीं करवाती, और दो थोड़ा सा वेदर में जो है जो सूरज की तपिश होती है उसमें कमी आती है और गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। लेकिन वो हब्स का मौसम ऑब्वियसली अब शुरू हो गया, जो 2 महीने तक इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग इससे जो है वो बीमार भी हो रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये ना करें कि आप बाहर गर्मी से आए हैं तो फ़ौरन आप नहाने चले जाएं और ठंडे पानी से जो है वो नहा लें, और इस तरीके से, या फिर बाहर गर्मी से आ रहे हैं और फ़ौरन जो है वो आप एसी में बैठ जाएं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है उनका एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके बाद अगर बीमार हो जाएंगे तो सेहत से ज़्यादा बड़ी नेमत तो कोई भी नहीं है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डेफिनेटली। और बढ़ते हैं हमारी जी खबरों के सिलसिले की तरफ। आज भी बहुत अहम दिन है, और अहम दिन ये है कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक लीडर ऐसे उभरे जिन्होंने हमेशा नस्ल कुशी के खिलाफ और नस्ल परस्ती के खिलाफ, इसके अलावा रंग को ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो यूरोपियन साइड पे और अमेरिकन साइड पे बहुत ज़्यादा समझा जाता था। जी बिल्कुल, आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं आज दुनिया भर में जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर और इनके ग्रेट लीडर नेल्सन मंडेला का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल उनके पैदाइश के मौके पर भी मनाया जाता है, और उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने रंग और नस्ल के खिलाफ प्रॉपरली जंग शुरू की। अमेरिका के साथ उन्होंने जंग की। अफ्रीका में पहले ये ऐसे सदर बनकर आए जो सियाफाम थे, और उसके बाद से आज अफ्रीका की पहचान ही एक सियाफाम है। और नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया के लीडर्स जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हों वो उनको सराहते इसी वजह से हैं कि उनकी जद्दोजहद, इतना अरसा उन्होंने जेल में काटा अपने लोगों के लिए, और फिर भी जब वो सदर बनकर सामने आए तो यकीनी तौर पर जो उन्होंने कहा था कि सियाफाम को वो इज्जत मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ एक तफरीक ख़त्म होनी चाहिए, उन्होंने तफरीक ख़त्म करके सबको एक लेवल पर ट्रीट किया, जिससे पूरी दुनिया में यह पैगाम पहुँचा कि मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी से हटकर भी एक कौम जब तरक्की करना चाहती है तो उसका हर बाशिंदा उसके लिए कीमती होता है, चाहे वो बाशिंदा स्याह हो, चाहे वो बाशिंदा सफ़ेद हो। और ये तालीमात हमारे इस्लाम की भी हैं, और खुतबा हज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इसी चीज़ को मेंशन किया कि किसी भी अरबी का अजमी और किसी भी अजमी का अरबी और किसी भी सफ़ेद को काले और किसी भी काले को सफ़ेद पर
किसी किस्म का कोई जो है ना वो तफरीक नहीं है, किसी किस्म की बर्तरी हासिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम सब जो है वो यूनिटी से रहते हैं और हम सब जो है वो एक साथ ही रहते हैं। इसी तरीके से जो है हम पाकिस्तानी कुछ लोगों की जो है वो खिदमत को भी सराहेंगे और इस हवाले से बताती चलूँ आपको कि पाकिस्तानी दो मजीद पाकिस्तानियों ने अपने नाम एक और अवार्ड जो है वो कर दिए। ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड जो है इन्होंने अपने नाम किया। और कौन है ये खुशकिस्मत लोग या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? वो हैं जी अखवत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब और पाकिस्तानी बिजनेस वुमेन हुमा फ़खर, जिनका नाम हमने पिछले दिनों अपनी खबर में भी शामिल किया था। इन्हें जो है वो ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड जो है वो दिया गया है और इन्हें ये एजाज़ लंदन में होने वाले ग्लोबल समिट 2023 के मौके पर दिया गया। और डॉक्टर अमजद साकिब ने खुद और साथियों की तरफ से ये अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के जितने भी एजाज़ात जो हैं वो मिलते हैं तो खुशी भी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान और मुल्क और कौम के नाम जो है वो हम इसको डेडिकेट करें। और मुख्तलिफ सेक्टर्स से ये लोग दोनों ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर इनकी खदमात जो हैं, कोई भी अवार्ड दिया जाता है उसका मेनली मकसद ये होता है कि उससे इंसानियत को कितना फ़ायदा पहुँचा और आपका मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तो अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब, जिस तरीके से आप लोग टीवी स्क्रीन पर भी इनको देखते रहते हैं, लेकिन इनका भी काम बहुत सराहने वाला है, खासतौर पर तालीम के सेक्टर में और बच्चियों की तालीम के लिए इनकी फाउंडेशन बहुत काम किया। इसी तरीके से हुमा फ़खर, जिन्होंने बहुत सारी अपने साथ ख़वातीन को एम्पावर किया कि वो अब आकर बिजनेस कर रही हैं, बिजनेस ना भी कर रही हों तो ऐसे छोटे छोटे वो अपने सेटअप रन कर रही हैं जिसकी वजह से उनका घर चल रहा है और पूरे एक घराने को संभाले हुए हैं। तो इसीलिए इन दोनों को ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड दिया गया है। अब अमेरिका से एक और हमारे पास खबर जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि जब हम लोग बच्चे थे और हम लोग देखा करते थे, अंडरटेकर से सब बच्चों की एक मेमोरी अटैच होती है। अंडरटेकर के एक आने का अंदाज ही मुख्तलिफ होता था। खबर यह है कि उन्होंने समंदर में शार्क मछली के हमले से अपनी अहलिया को बचाया है और ये इस तरीके की स्टोरी जब सामने आई थी तो बड़ा अच्छा लगा था हमें ये देखकर कि अपनी अहलिया मिशेल मैक को के करीब तैरने वाली शार्क को देखकर बेखौफी का मुजाहरा किया उन्होंने और मिशेल मैक को उससे दूर खींचा और ये सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हो गई हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये वीडियो में क्या मनाजिर थे और किस तरीके से था। अंडरटेकर का असल नाम जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, 58 साल इनकी उम्र है और इनका असल नाम है मार्क किलावे और बहुत सारे लोगों को इनका नाम आज दिन तक पता नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया में मशहूर है अंडरटेकर के नाम से। बिल्कुल, और मुझे वो मेमोरी रिकॉल हो गई है कि जब हम बचपन में इनको देखते थे तो पूरा अंधेरा छा जाता था और टन 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 घंटी की आवाज़ और उसके बाद अंडरटेकर जो है वो आते थे। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी अच्छी मेमोरीज जो है वो जुड़ी होती हैं आपके बचपन के साथ। अगली खबर जो मैं आपके साथ शामिल करने वाली हूँ वो भी एक बहादुर इंसान की है और आपने एक मूवी देखी होगी कुछ अर्सा पहले, लाइफ ऑफ अ पाई, ठीक है। उसमें एक इंसान जो होता है वो शेर के साथ जो है वो कुछ अरसे तक जो है वो समंदर में तैर रहा होता है। लेकिन आप जिस इंसान की खबर शेयर करने जा रही हूँ वो रियल लाइफ स्टोरी है और वो ये है कि एक आदमी जो है वो 2 महीने तक समंदर में थे और उन्होंने कच्ची मछली खाई है और बारिश का पानी पीकर जो है वो जिंदा रहे हैं और इनके साथ इनका एक पालतू कुत्ता भी था जो कि उनके साथ जो है वो मौजूद रहा। फिर उसके बाद एक रेस्क्यू जो हेलीकॉप्टर था उन्होंने इनको रेस्क्यू किया और उसके बाद वो जो है वो वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ आए। और आपको मज़े की बात बताऊं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको कच्ची मछली खाने और बारिश का पानी पीने से कुछ भी नहीं। रॉ स्ट्रक्चर में रहना और वो रॉ चीज़ों को खाना, वो फ्रेश एयर लेना और वो फ्रेश बारिश का पानी जिस तरीके से पीना, तो इनकी हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए, वरना ऐसा सूरत हाल में आप जिंदा तो रह जाएंगे इस तरीके से अगर आप जद्दोजहद करेंगे, लेकिन बंदा जो है ना वो अपनी उम्मीद ही हार देता है और यही सबसे बड़ी बात होती है। अगली खबर भी हमारे पास कुछ मछलियों से रिलेटेड है और वो है वस्ती जापान के साहिल समंदर पर, जहाँ पर डॉल्फिन ने एक शख्स को टक्कर मारी है और उसके हवाले से ये वीडियो है कि 60 साल ये शख्स हैं जिनको टक्कर मार दी जिसके नतीजे में उनकी पसलियाँ टूट गई हैं और ये आप लोग मनासिर वो देख सकते हैं कि बाजू पर डॉल्फिन मछली ने काट भी लिया और बाद डॉल्फिन मछली ने मजीद 2 अफराद को जख्मी भी कर दिया है। और मकामी पुलिस के मुताबिक उनका कहना है कि इसमें किसी किस्म का जो है ना वो पहले हमले की नहीं निशानदही की गई थी, लेकिन अब इसकी निशानदही की गई है तो यकीनी तौर पर इसको भी देखा जाएगा और ये चेक किया जाएगा। लेकिन ये मनाजिर आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, तो आप अगर किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे डॉल्फिन्स हों तो उनसे एहतियात जो है वो बरतने की बिल्कुल बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत है आपको। अगली खबर जो है मैं आपके साथ शामिल करने वाली हूँ वो है गुड लक के बारे में। आपको पता है एक खातून थी, वो जा रही थी और बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं एक स्टोर में पनाह ले लूँ और उसके बाद जो उनके साथ हुआ बड़ा ही अमेजिंग था। उन्होंने क्या किया कि एक लॉटरी ख़रीदी वहाँ पर और लॉटरी जो है वो उनकी अगले दिन निकल आई और आपको पता है कि वो कितने की लॉटरी थी, वो थी $50,000 की इनामी रकम जो है वो उनको मिली। और बड़ी हैरान भी हो गई कि जब बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बिजली गरज रही थी, तो बादल गरज रहे थे और बिजली जो है वो चमक रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लॉटरी ख़रीद लेते हैं और उसके बाद उनकी लॉटरी जो है वो $50,000 की निकली और बहुत ज़्यादा खुश भी होगी। और अब उन्होंने ये सोचा है कि वो अपने पोते पोतियों पे इनाम की रकम जो है वो लगाएंगी। हाँ डेफिनेटली, तो ये अगर आप लोग भी कुछ इस तरह होता है हादसा तो जा सकते हैं मॉल में कि हमारे करीबी स्टोर पे आप चले जाएं।
हमारे पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बॉन्ड्स का है, अलबत्ता बॉन्ड्स तो बहुत सारे लोगों ने लेके रखे हुए हैं। लेकिन अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो है व्हाट्सएप से रिलेटेड। व्हाट्सएप ने नया फीचर मुतारिफ करवाया, आप लोगों को बताते रहते हैं हम फ़ोन से रिलेटेड तो, लेकिन अब डेस्कटॉप वर्जन में कुछ इजाफा किया है। पहले हम लोग जब डेस्कटॉप पे जाते थे वहाँ पर आपने खोलनी होती थी व्हाट्सएप, तो उसके लिए आपको बारकोड स्कैन करना पड़ता था। तो अब बारकोड आप स्कैन किए बगैर सिंपल नंबर अपना डालकर व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे और व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। ये है नया फीचर व्हाट्सएप की तरफ से। लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी आपका नंबर यूज़ करके जो है वो नहीं, ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल व्हाट्सएप पे कोड आता है। हाँ, ये जो है अगर ये सेफ्टी मेजर लिए चाहें तो ये बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वरना तो किसी का नंबर भी आप प्लेस करके कर सकते हैं। अगली खबर की जानिब पड़ेंगे और हम आपको बहुत सारी मुनफरिद खबरें जो है वो बताते रहते हैं। अब की जो खबर है वो ये है, पिछले दिनों हमने शामिल किया था अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर जो है वो सबसे बड़ा एक म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था, आपको अगर याद हो तो। अब जो जिस खबर के बारे में बात करने वाली हूँ वो ये है कि अंडर वाटर जो है वो दुनिया का पहला पोस्ट बॉक्स जो है वो मौजूद है और उसमें जो है वो लोग जाते हैं और ख़त जो है वो अपने पोस्ट करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। ये जो ख़त है ये जापान में, ये जो पोस्ट बॉक्स है ये जापान में मौजूद है और ये 10 मीटर की गहराई में जो है वो पानी के अंदर मौजूद है। और आपको पता है कि इसके लिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि कागज़ और इंक जो है वो तो घुल जाती होगी पानी में, तो इसके लिए ख़ास किस्म के पेंट मार्कर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑयल पेंट मार्कर्स। और जो वो है इसका पेपर है वो भी जो है वो इस तरीके का होता है, पोस्ट कार्ड के पानी में जो है वो सर्वाइव कर सके और उसको जो है वो मज़ीद फर्दर जो है वो उसको आगे पोस्ट करके मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचाया जा सके। एग्जैक्टली। एक और खबर और एक और रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। रिसर्च ये है कि हमें ये लगता है कि अक्सर बचपन में हम सवाल किया करते थे कि सितारे कितने हैं, तो हमें जवाब मिलता था जितने तुम्हारे सर के ऊपर बाल है ना उतने सितारे हैं। तो मैं अक्सर पूछता था कि गंजे लोगों का क्या होता होगा उनके लिए क्या सितारे नहीं मौजूद होते होंगे। तो अब खबर ये है कि नई रिसर्च के मुताबिक ज़मीन के ऊपर जो दरख्त हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है और तकरीबन 3 ट्रिलियन बताई जा रही है। उसमें मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त मौजूद हैं। दरख्त वैसे भी माहौल के लिए बेहतर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने भी चाहिए। इस खबर को सुनकर इस खुशफहमी में ना पड़ जाएं कि वैसे ही बहुत ज़्यादा दरख्त हो गए हैं, लेकिन सितारे कुछ अरबों में हैं और वो अरबों की तादाद भी एग्जैक्टली नहीं मेंशन की गई, लेकिन साइंसदानों का ये कहना है कि फिर भी ज़मीन के ऊपर दरख्त ज़्यादा मौजूद हैं और सितारे दुनिया में कम। और मज़ीद दरख्त उगाने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो है एनवायरनमेंट चेंज जब आता है तो इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन दरख्त जो है हमें बहुत सारी जगहों पे सेफ्टी मेजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जितने दरख्त आप उगा सकते हैं उतने दरख्त जो है वो आप उगाते रहें। अब इसके बारे में अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ जी दुनिया के सबसे छोटे पुल के बारे में। अब आप सोचेंगे कि पुल है और दुनिया का सबसे छोटा पुल है तो कितना छोटा पुल होगा। इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि दुनिया का सबसे छोटा बैनुल-अक़वामी पुल जो है वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो है वो वाक़या है। और ये कहाँ पे है जी? ये एक जजीरे में है जो कि एक साइड से अमेरिका की तरफ जो है वो कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ से जो है वो कनाडा की मलकियत है। और ये जो छोटा पुल है इसकी जो लंबाई है वो है 32 फुट, जबकि ये दरियाए सेंट लॉरेंस पर जो है वो बना हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा खूबसूरत दरिया उसके ऊपर जो है वो पुल कितना खूबसूरत लगे। एक तरफ कनाडा एक तरफ अमेरिका। अच्छा, अब जापान का रुख करते हैं जहां पर एक ऐसा म्यूजियम है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर मौजूद हैं और पत्थर इंसान की जो शक्ल है उससे मुशाबहत रखते हैं, इसीलिए इन्हें मुतजस्सिस पत्थरों का म्यूजियम भी कहा जाता है। और ये आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे रॉ हैं, इसमें कोई भी तराशा हुआ पत्थर नहीं है, लेकिन सबकी शक्ल जो है वो इंसानी शक्ल की तरह ही नजर आती है। ये आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर फेस है, प्रॉपर आइज है, प्रॉपर नोज है और मुख्तलिफ इकसाम के ऐसे ऐसे अजीब अजीब, और उन्होंने नाम भी उसके रखे हुए हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने नाम भी रखे हुए हैं। किसी पर जो है वो बाल की शक्ल में वो सफ़ेद कलर के बाल रखे हुए हैं, किसी पर पीले कलर के बाल रखे हुए हैं और किसी के साथ तो मैंने देखा लिखा हुआ पड़ा है अभी जॉनी डेप। ठीक है, सो अब पता नहीं वो जॉनी डेप से किस तरह मुशाबहत उन्होंने निकाली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जो है ना वो कहा जाता है कि वो भी रखा हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि सारे जो है वो रखे होंगे इस तरीके से सेलिब्रिटीज़ और जो सदूर हैं उनके मुजस्मे और मुतजस्सिस पत्थर जो है। मुझे तो वो उनके एक्सप्रेशंस देख के हैरत हो रही है कि कुछ जगह पे बड़े अमेज नजर आ रहे हैं, कुछ जगह पे वो शौक नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत खबर थी। अगली खबर की जाने पड़ेंगे और वो आपको बताती चलूँ कि एक ऐसी खबर है जिसमें सांप के शिकारियों ने एक सांप का शिकार किया है और वो बहुत ही लंबा तरीन सांप जो है वो उन्होंने पकड़ा है। और कितना लंबा है जी? वो 19 फुट लंबा सांप जो है वो उन्होंने पकड़ा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जद्दोजहद करके उन्होंने उसको पकड़ लिया। लेकिन ये ऑफ कोर्स एक मुश्किल टास्क भी है और ये सांप जो है ये फ्लोरिडा में पकड़ा गया और इसका जो है मुआयना भी किया जा रहा है। और कहा जाता है कि पिछले साल इन्होंने और इनके कज़न ने जो है वो 18 फुट लंबा सांप पकड़ा था और अब जो है वो इसकी वीडियो काफी चेंज हो के अब 19 फुट लंबा सांप जो है उन्होंने पकड़ा। और वो कितना जोर लगा रहा है सांप और वो कितनी मुश्किलों से उसने बर्दाश्त किया, ये भी नजर आ रहा है। खैर, ये था न्यूज़ का सिलसिला। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम में गेस्ट शामिल करेंगे और जिस तरीके से हम लोग जिक्र करते हैं हमारी हुकूमत पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स, उनके ऊपर प्रोग्राम का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। कल भी हम लोग तालीम से रिलेटेड बात कर रहे थे, आज भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे सुपर पाकिस्तान में एक ब्रेक। कहीं मत जाएं, हमारे साथ।
मुख्तलिफ प्रोग्रामों ने पेश की गए, ड्रामे बराजी, म्यूजिक प्रोग्राम्स वही पके। पीटीवी की कोशिश है कि नवी तो सोहनी आवाज, नवेकली आवाज आवे जिहड़ी दुनिया ते राज करे। फुल्लां दी, दरख्तां दी नवी जिंदगी है बहार। सिंध जो ख्वाब साबिया थियो। पीटीवी नेशनल कराची खां सिंधी ज़ुबान में नशरियात। मलिका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ से मौसीकी और शायरी का ये नाता अपने उरूज पर जा पहुंचता है। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। फनकार के लिए उसके फन की तारीफ बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? अस्सलाम वालेकुम। अदनान, you are dismissed. आपका मतलब आप मुझे जॉब से अलग कर रहे हैं? हैरत, ताज्जुब। आप जरूर लव मैरिज कीजिएगा। जरूर करूंगा, क्योंकि बगैर मोहब्बतों के घर वीरान हो। मैंने मोहब्बत में जितना तुम्हें खुद गर्ज देखा है, किसी और को नहीं देखा। कितने लोगों से मोहब्बत कर चुके हो कि इतनी पहचान हो गई है? सुबह जो जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब होता है, और जो राइजिंग पाकिस्तान देखता है उसको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और मैं करती हूँ इस शो में नित नई बातें, टॉक शॉक, चिट चैट, मूवीज, ड्रामाज, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर। मैं हूँ तौसीक खैर, मैं हूँ फातिमा जदून, और मैं हूँ रुशना जमी, और हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। कभी कभी बहुत दिल करता है कि बचपन के पीटीवी के ड्रामे देखें, या वो प्रोग्राम जो कभी रास्ते में आने जाने से मिस हो जाते हैं। इसलिए अब पीटीवी जो है सिर्फ टीवी स्क्रीन तक महदूद नहीं है। पीटीवी आपके फोन में है, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके, जिसका नाम है पीटीवी फ्लिक्स। तो देखिए
excited for today. +1 to whatever Fatma said. Innovation Pakistan. Pakistan Zindabad. We are here for Pakistan. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो देखते रहते होंगे PTV की स्क्रीन पर भी और बहुत सारे और चैनल्स पर भी कि जिस तरीके से हुकूमत जो है वो रोज़ाना कोई ना कोई नया इनिशिएटिव ले रही है, कोई ना कोई तरक्याती प्रोग्राम जो है वो शुरू कर रही है। तो मुल्क की तरक्की के लिए ये बेहतरीन जो है वो इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, जिनमें बहुत सारे इंटरचेंज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, बिल्डिंग्स की तामीरात होती जा रही हैं और हाउसिंग सेक्टर्स बन रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी बहुत सारा काम किया जा रहा है और इसके हवाले से और भी बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं, जिनके ऊपर हम बात करेंगे मजीद इस प्रोग्राम में। एग्जैक्टली और हम लोग अगर थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी मेमोरी को तो तकरीबन पिछले 1 साल के दौरान जितने तरक्याती काम हुए हैं इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र करूं, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन और फिर उसके साथ CDA का बहुत बड़ा काम है। और एग्जैक्टली जब हम लोग देखें इस्लामाबाद के इस पूरे निज़ाम को तो इसमें म्यूनसिपल भी आ जाती है, इसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हाथ है और फिर इतने स्टेक होल्डर्स को साथ मैनेज करना और फिर इस्लामाबाद एक वो जगह जहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है और लोग यहाँ पर माइग्रेट करते जा रहे हैं, इस्लामाबाद फैलता भी जा रहा है। तो न्यू सेक्टर्स की डेवलपमेंट भी चाहिए थी, नए सेक्टर्स जहाँ पर आबादकारी हो सके वो भी चाहिए थे, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें चाहिए थी, कल्चर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए वेंचर्स भी चाहिए थे। तो इस सब को एड्रेस कर रहा है CDA और इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं शख्सियत आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत सवालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हैं और स्कूल्स के रिलेटेड भी हैं और उसके अलावा जो फ्लाईओवर्स, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपास, इन तमाम सिलसिलों का जो जिक्र हुआ वो कहाँ पर मजीद बन रहे हैं और क्या क्या सिचुएशन इस वक्त ऑन ग्राउंड इस्लामाबाद की है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA जनाब नूरुल अमीन मेंगल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से हैं सर आप? आपका भी शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि बहुत सारे सवालात हैं लेकिन आगाज़ हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बूम हमने देखा है पिछले तकरीबन 1 साल में और अब ये सिचुएशन आ गई है कि हर दूसरे रोज़ हमें पता लगता है कि फ़लाना फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है, ओवरहेड ब्रिज कंप्लीट हो चुका है और ऐसे ऐसे अंडरपास कंप्लीट हो चुके हैं जो एक वक्त में लग रहे थे कि ये जो है नामुमकिन काम लग रहा था। तो अब सर सिचुएशन क्या है, कितने इस वक्त नए जो है फ्लाईओवर उनका इफ्तिताह हो चुका है? देखिए, मुझे अभी इधर कुछ 1 महीने हो गए हैं लेकिन लगता है जैसे कोई 4-5 साल का काम जो है ना इस्लामाबाद में 200 अरब रुपए का हमारा डेवलपमेंट आउटले है CDA का इस्लामाबाद। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो 7 के करीब हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स को आप कह सकते हैं, जिसमें 7th एवेन्यू है, 11th एवेन्यू है, 10th एवेन्यू है, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है, मारगला एवेन्यू है, रावल का जो फ्लाईओवर है और बाराको बाईपास है। तो इसमें से ज़्यादातर जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, इफ्तिताह हो गया है और कुछ 2-3 रह गए हैं, वो अगले 10-15 दिनों में उनका भी इफ्तिताह भी होने वाला है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो देखें किसी भी शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आपका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वो, और जितने बड़े शहर आप देखें वहाँ पे आपको हाईवेज़ भी मिलेंगे, आपको ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से, कम्यूटेशन के हवाले से सारा, तो वो इस्लामाबाद में द गुड थिंग अबाउट इस्लामाबाद इस कि इसका जो मास्टर प्लान बना है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार मास्टर प्लान जिसने भी बनाया वो बहुत ही अच्छा है। तो हमारे पास तमाम चीज़ें हैं। अब ये था कि उसमें कुछ तो 2004 और 2008 की दिहाई में हो गए थे, इसमें ये आपके एक्सप्रेसवे का इस तरफ वाला जो पोर्शन है और बाकी इस्लामाबाद के जो एवेन्यूज़ हैं, श्रीनगर हाईवे है, लेकिन कुछ पे काम था जो होने वाला था जिस पे अभी हम हम लगे हुए। इसमें जो 3 प्रोजेक्ट्स स्पेशली जो मैं जिक्र करना चाहूँगा उनका, वो आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, वो बल्कि इस गवर्नमेंट का एक कौम को एक तोहफ़ा है। वो 3 प्रोजेक्ट्स में एक कनशेर खान एवेन्यू है जो कि IGP जिसको आप रोड कहते थे, वो पहले इसकी क्या हालत होती थी और अभी जाके देखें
दूसरा जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है कि कुराल चौक से लेके टी चौक तक जाना आपके लिए एक अजाब होता था, वो अगले 1 महीने तक इंशाल्लाह वो हम थ्रू कर रहे हैं। और वो भी जितना आपका जितनी भी आपकी का ट्रांसपोर्ट है जो बिन कासिम कराची से शुरू होता है या लाहौर से आते हैं, जो खैबर जाते हैं या जो गिलगित जाते हैं, वो सारे वहाँ से जो है ना बड़े आराम से जा सकेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बाराकाऊ बाईपास, जिस पे आपके सियाह आते हैं कराची से। हमारा तो मकसद, हमारा मिशन ये है कि जी आप लाहौर से गाड़ी स्टार्ट करें तो आप नथिया गली ब्रेक मारें। तो वो वाला विजन है कि जी आप कराची से निकलें तो आप जो है ना फिर आप मरी आएँ या मुजफ्फराबाद जाएँ तो आपको दरमियान में कोई जो है ना रुकना ना पड़े। तो बाराकाऊ बाईपास जो है वो उसका अभी इफ्तिताह बिल्कुल करीब है, फिनिशिंग स्टेजेस पे है। दैट इज़ अनदर गिफ्ट टू द नेशन। तो ये वो तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम कर रहे हैं इस वक्त। सर बहुत सारी जगहों पे सुनने को मिलता है कि हुकूमत जो है वो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करी। ये रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो क्या है और इसकी क्या डिटेल्स है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं पहले कमिश्नर पिंडी था, तो मैं अपने जो हमारे कॉलीग्स यहाँ पे होते थे तो मैं उनको थोड़ा सा ना छेड़ता था कि यार तुम लोग तो DC ब्लू एरिया हो या DC कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू हो, या आप चेयरमैन जो है ना वो आप सिर्फ यहाँ पे ये यहाँ से F7 या 6 के हैं। तो जो रूरल वो उसकी वजह ये थी कि जी लोग, मैं चूँकि पिंडी में था तो ब्रवात इस इस्लामाबाद, ये 26 नंबर चूँकि इस्लामाबाद में है या बाराकाऊ इस्लामाबाद में है, वो लोग यही समझते थे कि पिंडी में है। तो हमें फ़ोन आता था कि जी आप ज़रा बड़े फन खान बनते हैं, इसकी ज़रा हालात ठीक करें, यहाँ की ना सड़कें ठीक है ना यहाँ पे। तो वो जो शिफ्ट था कि जितना पैसा भी था, जितना एफर्ट था, वो इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में और कुछ सड़कों पे लगता था, वो हमने उसको निकाला है। इस्लामाबाद का जो 70% है वो इसके रूरल एरियाज़ हैं, जो कि जिस तरह मैंने बताया लितरार है, ये पार्क रोड की तरफ जाएँ, तरनौल की तरफ जाएँ, संगजानी की तरफ जाएँ, आप 26 नंबर चुंगी की तरफ जाएँ, रवात की तरफ जाएँ, नलोर की तरफ जाएँ। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ना कोई आपके डेवलपमेंट का कोई आउटले था, ना कोई रिसोर्स। कभी सोचा ही नहीं गया सर, नहीं कभी सीडीए की तरफ से विजिट भी नहीं हुआ था। नहीं था वो। और दूसरा जो है उसमें सर्विस डिलीवरी के भी इशूज़ थे कि वहाँ पे सफाई का भी कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का भी कोई निज़ाम नहीं है। तो हमने मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे 20 बिलियन का पैकेज रखा फॉर द रूरल पैकेज, जिसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया पिछले दिनों। और उसके अलावा इस पर फिर मुख्तलिफ हैं, जितनी सड़कें हैं वो हम बना रहे हैं, जितने स्ट्रीट्स हैं वो हम उनके बना रहे हैं, जितने स्ट्रीट लाइट्स लगनी है, जिनके सीवर का इशूज़ है वो। इसके अलावा इसमें पार्क्स भी हैं, इसके अलावा इसमें स्पोर्ट्स, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए। रूरल डेवलपमेंट। तो सर हम तो सुना करते थे, जब अक्सर हम लोग बात करते थे, क्योंकि मेरा भी किसी ऐसे ही इलाके से इस्लामाबाद की मुल्हिका जो एक्सप्रेसवे इसकी बेल्ट से ताल्लुक है, और वो बेल्ट भी कहा जाता, तस्वुर की जाती थी कि ये रूरल एरियाज़ में आती है, मॉडर्न विलेजेस में आती है, और इस पे CDA जो है वो काम इस वजह से नहीं करती क्योंकि CDA के अंडर ही नहीं आती, ये कहा जाता था। तो इसीलिए तो उसको हम CDA के मैंडेट में ले आए ना जी। अच्छा। बिल्डिंग कंट्रोल वहाँ पर है, वहाँ पर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अप्रूवल्स आप दे रहे हैं, आप तामीरात की इजाज़त दे रहे हैं, तो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसमें दूसरा जो था वो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो हमने आउटसोर्स किया, वो भी रूरल एरियाज़ में हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स अभी मोबिलाइज्ड हो गए हैं, और अभी वहाँ से हमें ख़बरें आना शुरू हो गई कि वहाँ पे कचरा उठना शुरू हो गया है। वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ पूरे मोबिलाइज हो जाएंगे। वो 70% एरिया रूरल एरियाज़ जहाँ पे पहले कचरा उठाने का भी कोई सिस्टम नहीं था, वहाँ पे भी हमने उनको मोबिलाइज कर दिया। दैट हैज़ बीन आउटसोर्स्ड। तो बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है रूरल एरियाज़ का, वो भी हमने टेंडर कर दिए हैं, वर्क अवार्ड कर दिए हैं, उन पर भी काम शुरू हो गया। और ये काम हमारे अगले 3 से 4 महीने में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे काम इतने बड़े बड़े नहीं है, सिवाय कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स है, जिसमें ये पार्क रोड की वाइडनिंग है, ये हमारा 3 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है। दूसरा लितरार रोड है जो कि बहुत ही जिसके बुरे हालात थे, उसको भी हम कर रहे हैं, वो 6.5 अरब का प्रोजेक्ट है। वो हम कोटली सतिया को कनेक्ट कर रहे हैं विद एक्सप्रेस वे। इसी तरह वहाँ पे गवर्नमेंट पंजाब काम कर रही है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इसी तरह एक्सप्रेस वे के लेफ़्ट राइट पे जो सर्विस रोड्स हैं उनकी भी बड़े बुरे हालात हैं। कल शेर खान एवेन्यू के साथ भी सर्विस रोड्स हैं, वो भी हम टेंडर कर रहे हैं। यस। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स हमने ज़्यादा कंक्रीटिंग पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद का एक अपना मिजाज भी है। वो दरख्तों के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं, वो ग्रीनरी के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं, उस पर भी हम बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, तो उस पर एक सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर चौक है वो सरीना है, विच इज़ अ सोर पॉइंट, वो उस पर हम काम कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको ठहरना ना पड़े।
और वहाँ पर अंडर पास जय केक शाहीन चौक पे भी हम सिग्नल फ्री जो है ना उसमें भी हम उस पर भी काम शुरू हुआ। अच्छा सर, E11 एक तो वो जो फ्लाईओवर वहाँ पर चल रहा है प्रोजेक्ट, और दूसरा मार्गला रोड जो क्लियर हुई है, उससे बहुत लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है, ख़ास तौर पर टेक्सला और वहाँ से आने वाली और B17 वो सारा एरिया जो कवर कर रही है वो। देखिए ये जो मार्गला एवेन्यू है ये इसकी कनेक्टिविटी हम करें विद मोटरवे M1। मोटरवे अभी तो आपका एक अभी तो लाहौर वाले मोटरवे के साथ आपका एक ही है ना रास्ता जो जाता है श्रीनगर हाईवे से। मार्गला एवेन्यू को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं विद मोटरवे। इसके अलावा यहाँ जहाँ पे E11 आता है इसको हम लेके जा रहे हैं टू श्रीनगर हाईवे एंड टू करण शेर खान एवेन्यू IGP रोड जो है, तो ये इसकी कनेक्टिविटी हो रही है विद, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों इफ्तिताह भी किया है। ये एक और जैसे 7th एवेन्यू है, 9th एवेन्यू है, इतना बड़ा ही 11th एवेन्यू 10th एवेन्यू में साथ साथ बन रहा है। इससे जो पैरेलल जो कनेक्टिविटी है ट्विन सिटीज़ की और इसके साथ जो एडजस्टेंट एरियाज़ हैं ये अगले आपको चंद महीनों में आपको इंशाल्लाह तैयार मिलेंगे। सर न्यू सेक्टर्स की डेवलपमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा E13, C13, D13, E12, इसमें देखें एक तो जो मैंने फ्लॉ बताया CDA की प्लानिंग में कि रूरल एरियाज़ वर मिसिंग, मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान था। अब हम बैलेंस रख रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स के भी साथ साथ जो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट है इसमें सेक्टर्स का भी है। अब C13, C14, C15, C16 पे कब्जे थे जो हमने वागुजार करा, वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्टर्स मोबिलाइज कर दिए कि आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। इसी तरह जो है वो आपका D13, F13 और E13 ऑर्चर्ड हाइट्स हैं आपके, पार्क इंक्लेव है आपके, यहाँ पर भी कब्जे थे, यहाँ पर भी हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइज कर दिया। ये तकरीबन 30 अरब रुपए के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सेक्टर्स की तरफ हमने डाइवर्ट किया है। 20 अरब रूरल एरियाज़ पे, 30 अरब सेक्टर्स की डेवलपमेंट है। ये पैसे पहले इधर नहीं आते थे, ये पैसे आते थे सेक्टर्स में, जी F8 में लग रहा है या F7 में लग रहा है। वो सारा जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग ये ना कहेंगे जी हम सैटेलाइट टाउन में रह रहे हैं, हम इस्लामाबाद में नहीं रह रहे हैं। वी ट्राइंग टू डाइवर्ट दिस रिसोर्सेज वी अर्न फ्रॉम CDA टू सेक्टर्स जो कि एट पार नहीं हैं विद गुड सेक्टर्स, उनको हम उनके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन जो बसेस हैं ये तो ऑलरेडी अब जो है वो फंक्शनल हो चुकी हैं, क्या इस तरह के और जो है वो प्लान्स हैं कि मज़ीद बसेस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए या इन्हीं को एक्सटेंड किया जाए? हमारा जो है वो NRTC के साथ एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 160 इलेक्ट्रिक बसेस वो हमें शिफ्ट दे रहे हैं बाय द एंड ऑफ जुलाई। और उसमें जो फ़ेज़ 2 में इसके तो पार्क रोड है जिसको हम वाइडन करके वहाँ पे बस लेस भी दे रहे हैं, बस बेस दे रहे हैं, और साथ जो है वो करण शेर खान एवेन्यू पे भी जो है ये 2 सिल्वर लाइन और एक और है the 2 लाइन्स विच वी आर इनाग्रेटिंग वेरी सून। उसकी बसेस जो है वो चूँकि चाइना से इंपोर्ट होने हैं तो दे आर इन द ट्रांजिट, द मोमेंट वो आते हैं तो हमारी फ्लीट जो है वो उसमें हम ऐड करेंगे। वी अंडरस्टैंड कि इस्लामाबाद में जो है ये एक चीज़ है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, और मतलब कम अज़ कम सैकड़ों बसें यहाँ पे चलनी चाहिए ताकि लोग उनमें कम्यूट कर सकें, स्टूडेंट्स हैं, शहरी हमारे बुज़ुर्ग हैं, सारे उनमें ट्रैवल कर सकें और वो एज सुन एज़ पॉसिबल उनको इन प्लेस कर सकें। दैट इज़ आवर एफर्ट। अच्छा, आजकल इस्लामाबाद के बासी मुख्तलिफ जगहों पर बैनर्स में भी देख रहे हैं कि 20 और 21 जुलाई को CDA ऑक्शन करने जा रहा है और वो होगी फूड स्ट्रीट से रिलेटेड जो दुबई के तर्ज पे बनने जा रही है, वहाँ पर जो मेंशन है। तो सर उस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ हमारा देखें, यहाँ पे इस्लामाबाद कैपिटल है, बहुत खूबसूरत कैपिटल है। हाँ, यहाँ पे आपके पास जाने के लिए कोई जगह कोई नहीं है। एंटरटेनमेंट जाते हैं, 4 कैफेज हैं, इसी तरह सुपर में पाँव रखने की जगह कोई नहीं है। तो हमारे पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज में 25 एकड़ के करीब जगह रकबा है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए वो बना था, लेकिन सब ऑदी अदर फुटफॉल देखें जी आपका नहीं है। या तो मॉल हो तो फुटफॉल आता है, या फिर फुटफॉल उस वक्त होता है जहाँ पे आपको ईटरीज या फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को आप लेके आते हैं, तो फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट को भी आप प्रमोट करते हैं। तो ये जो हमारा स्कीम है ये इसमें 2 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो जितना कवर्ड एरिया हम ऑक्शन कर रहे हैं उसमें 1/3 कवर्ड एरिया हम उन पर पाबंदी लगा रहे हैं कि आपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट को आपने प्रमोट करना है। बाकी जो 2/3 है उसमें वो अपना आउटडोर डाइन है या रूफ टॉप डाइन है या इनडोर डाइन है, वो अपना फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना ऑपरेट करे ताकि उसको एक सस्टेनेबल बिजनेस भी मिले लोगों को। वहाँ पे शहरियों को जाके वहाँ पे कुछ, और वो है सारा फ्यूम फ्री है, वहाँ पे कोई अंदर ना मोटरसाइकिल की इजाज़त है ना गाड़ी की इजाज़त है, इट्स ऑल पेडेस्ट्रियन।
इसी तरह अंदर एम्फी थिएटर है, अंदर बैठने की जगह है, अंदर हमने उसको खूबसूरत जैसे दुबई में या बाकू में बने हुए हैं उस तरह इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2 अरब रुपये लग रहे हैं। एग्जॉटिक टाइल्स हैं, एग्जॉटिक ये स्ट्रीट जो लाइट्स हैं, बेंचेस हैं, एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड स्टेट ऑफ द आर्ट। दुबई से हमारे आर्किटेक्ट्स हैं जो कि आके इसको उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो मकसद ये है कि आप अच्छा इस पे फिर हमने प्री क्वालिफाई भी किया हुआ है। यूजुअली आमतौर पे आप ओपन ऑक्शन मोड में जाते हैं, हाँ। उसमें कोई रियल स्टेट वाले जिसके पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन वो उस बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होता, वो आके ख़रीद लेता है उसको लेकिन चला नहीं पाता उसको। हाँ। तो शर्त हमने इसमें ये रखी है कि वो जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं जो 5 साल FBR के साथ जो रजिस्टर्ड है सिर्फ वही आके इसमें ओपन ऑक्शन में कम्पीट कर सकते हैं। और 5 साल जो फूड का बिजनेस करते हैं, फूड का बिजनेस करते हैं, ताकि वो बिज़नेस को चलाएं भी। असल में कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी CDA को हर चीज़ में पैसा कमाना चाहिए। मेरे ख्याल में दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। चेयरमैन CDA या CDA टीम अगर वहाँ पे 5000 बंदा एम्प्लॉय होता है, 5000 बंदा वहाँ पे डेली का फुटफॉल होता है, वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट की एक एक्टिविटी या कोई बाहर से लोग आते हैं कि जी किधर जाएँ, जी कैपिटल स्ट्रीट जाएँ, वहाँ पे देखें क्या चीज़ें मिलती हैं, देखने के लिए क्या है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट को आप वहाँ पे 1/3 पोर्शन से आप प्रमोट करें। आई थिंक दैट्स अनदर अप्रोच। जो बेसिकली मकसद है आर्ट एंड क्राफ्ट का वो होना चाहिए। और सही बात है, वहाँ पर ऐसे ही सर रेस्टोरेंट्स होने चाहिए कि गिलगित का कोई अगर रेस्टोरेंट है तो वो गिलगित की भी एक होनी चाहिए उसकी। और इस्लामाबाद का एक मिजाज भी है। हाँ, यहाँ पे चूँकि 5-6 महीने 7-8 महीने मौसम बहुत अच्छा होता है, हाँ। तो लोग बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरह दे लाइक टू सिट आउटसाइड, डाइन आउटसाइड। तो वो चीज़ें वहाँ पे भरपूर हैं। वहाँ पे हमने 550-600 गाड़ियों की पार्किंग रखी हुई है। ये आपको मसला नहीं होगा कि आप जाएँ तो गाड़ी की पार्किंग आपको ना मिले। गाड़ी की पार्किंग है, गाड़ी पार्क करें, उसके बाद वॉक करें, खाएँ पिएँ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी आपका वो प्रमोट हों, कुछ चीज़ें आप विंडो शॉपिंग करनी वो भी करें। सो दैट्स अ गुड प्रोजेक्ट जिसकी अभी 2 दिन बाद हमारे ऑप्शंस भी हैं इंशाल्लाह। तो एक कंप्लीट पैकेज आप दे रहे हैं सर। जिस तरीके से डेवलपमेंट होती है और कंस्ट्रक्शन होती है उस तरीके से जो है वो ग्रीनरी और ये सारी चीज़ें जो है वो समहाउ कम होना शुरू हो जाती हैं। क्या इसको मैनेज करने के लिए भी कोई ना कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि वो ग्रीनरी का फैक्टर जो है वो ख़त्म ना हो? देखिए, हमारे इस दफ़ा मैं नहीं कहता, आप लोगों से पूछते हैं कि बड़े अरसे बाद लोगों ने इस्लामाबाद में दरख्त लगते हुए देखे। उसमें एक तो हमने जो हमारा 1% था प्रोजेक्ट फंड, ग्रीन फंड, उसको हमने 2% किया। अब 200 अरब का पहले 2 अरब था, हमने उसको 4 बिलियन पे लेके गए ताकि रिसोर्सेज की कमी ना हो। दूसरा जो पॉलिसी शिफ्ट था कि जी हमने अगर इसको आउटसोर्स किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो हमने जितने दरख्त लगाए हैं वो दरख्त की 50% पेमेंट अभी हम आपको करेंगे, 50% पेमेंट हम आपको साल बाद करेंगे। फिर दोबारा गिनेंगे कि कितने दरख्त हैं जो जिन्होंने सर्वाइव किया है, जो बड़े हुए हैं, जिनका आपने ख्याल रखा है। ये दूसरा पॉलिसी शिफ्ट था। तीसरा था कि जी पहले ये कि 1.5 फुट के दरख्त लगते थे, हाँ। अभी हमने 10 फुट 12 फुट के दरख्त, वो मुझे मेरे कुछ दोस्त हैं छेड़ते हैं, कहते सर आपने पत्तों की खाली करा दी है, सारा दरख्त इधर आ गए। चौथा ये कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे लगे हुए हैं, आप करण शेर खान एवेन्यू जाएँ, मार्गला एवेन्यू जाएँ, 50,000 दरख्त तो मिनिमम बेंच मार्क यहाँ पे आपने लगाने और लगाए हैं। बाराकाऊ बाईपास हालांकि थोड़ा सा एरिया था 3.5 किलोमीटर का, जो एड ग्रेड पोर्शन था, वहाँ 50,000 दरख्त लगा दिया और बड़े बड़े दरख्त थे, पूरा जंगल उगा दिया हमने। तो इसी तरह हमने दरमियान में कोई जगह, कोई क्लोवर लीफ का दरमियान में पैच नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी हमने उसको जंगल बना दिया, सब बड़े दरख्त लगाएं। वो भी अंडरस्टैंड, और मैं ख़ुद भी मैं ट्री लवर, तो जहाँ पे हम एक दरख्त अगर हमें बामरे मजबूरी है, पहले तो ये है कि हमारे पास ट्रांसप्लांटर्स हैं जो नेवी से हम लेते हैं। इवन आई हैव सीन दैट कि CDA फैसिलिटेट कर रही है अपने साथ मुख्तलिफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को भी, कि स्कूल्स के बच्चे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर भी दरख्त लगा रहे हैं। वो भी इनिशिएटिव्स मैंने आपकी तरफ से देखे थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आपने सीट संभालते साथ जहाँ से आगाज़ किया स्पोर्ट्स और कल्चर की एक्टिविटीज़ के लिए इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल, उसका बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट देखा गया। और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है हमने देखा कि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको कोई पहचानता नहीं था, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स काफ़ी एक्टिव हुआ, एक्सीलेंसिस के साथ भी काम किया गया, स्कूल के बच्चों के साथ काम किया गया, इंडिविजुअली तौर पर काम किया गया। तो वो उसके लिए सर क्या प्लानिंग चल रही है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को मज़ीद बढ़ाया जाए, कल्चर को मज़ीद प्रमोट किया जाए? देखिए, इसमें एक तो हमने जो है वो जिस तरह F6 में हमारा मल्टीपर्पज़ एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, इस तरह के 5 और भी हमने अपने मराकज़ में टेंडर कर दिया हुआ है। लाइकवाइज कोई अराउंड 10 के करीब फैसिलिटीज़ हैं जो कि रूरल एरियाज़ में भी हम स्पोर्ट्स के लिए हम फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर को हम रिवैम्प कर रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्स हम डाइवर्ट कर, उनका बजट हमने बिल्कुल अलग कर दिया है। यहाँ पर CSR के थ्रू प्राइवेट सेक्टर भी आता है, वो भी हमें बड़ा स्पॉन्सर करता है।
तो स्पोर्ट्स का फिर दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट काम जो रेगुलेटरी साइड पे हमने किया है कि पहले जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी इनका जो प्लान आता था इसमें स्पोर्ट्स वाज नॉट मेंशन्ड कि जी बस ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में क्या है कोई पता नहीं है। तो उस ओपन एरिया को हमने फिर डिफ़ाइन किया कि जी वो जो ओपन एरिया जो 10% आपने रखना है उसमें 5% आपने पार्क्स के लिए रखने हैं, 5% आपने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आपने डेवलप करनी है। वो हमने कानून बना दिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि साथ हम करें। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है ओलंपिक विलेज का। ओलंपिक विलेज का ये मारगला नेशनल पार्क से बाहर जो हमारा C13 सेक्टर बनता है, इसकी बेस में हमारे पास 2000 कनाल ज़मीन अवेलेबल था, है अभी भी CDA की ज़मीन है। वो हम वहाँ पे ओलंपिक विलेज जो है ना वो हम प्लान कर रहे हैं और उसमें जो है बोर्ड ने अप्रूवल दी है कि जो 25 एकड़ के करीब रकबा है जो कि हम PCB के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं टू बिल्ड पाकिस्तान लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, और वो 50,000 की कैपेसिटी का है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम से बड़ा है। तो वो हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप आए यहाँ पे बनाएं, और फिर उसके बाद JV के मोड पे अगर बाद में उसमें रेवेन्यू शेयरिंग हम CDA और PCB आपस में कर सकती है। उसमें बाकी भी जो है वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जैसे स्विमिंग है, ये टॉटन ट्रैक है, आपके सिंथेटिक जो आपके फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, हॉकी ग्राउंड्स हैं, इवन पोलो ग्राउंड है, वो इस तरह के इंडोर गेम्स जितनी भी हैं वो सारे हम उसमें भी हम कर रहे हैं। उसके लिए ज़मीन का हो गया प्लान पे भी और PCM पे भी काम हो रहा है। सर पॉपुलेशन के साथ साथ आपको बाकी फैसिलिटीज़ भी जो है वो ज़रूरी होती हैं, जैसे हेल्थ की फैसिलिटी होगी, एजुकेशन की फैसिलिटी। क्या इन प्रोजेक्ट्स में जो है वो हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की कंस्ट्रक्शन भी शामिल है? देखें इसमें देयर आर टू थिंग्स, स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं। इसमें आई हैव अ फर्म बिलीव कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को हमें ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। तो इसमें जो हॉस्पिटल के प्लॉट्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के प्लॉट्स पे हमने कुछ थोड़ा सा हमने काम किया और उस बार इश्तिहार हमारा आया हुआ है। इस्लामाबाद में 200 के करीब स्कूल हैं जो कि सेक्टर्स में हैं, जो स्ट्रीट्स में हैं, जो कि एक न्यूसेंस भी हैं। अब अदालतों का या हमारा भी की मजबूरी है कि जी 200 बच्चा या 400 बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे आप स्कूल को इस तरह बंद भी नहीं कर सकते। कैसे बंद करेंगे? CDA के पास 200 के प्लस के करीब प्लॉट्स पड़े हुए थे जो कि सम और दी अदर ये पॉलिसी नहीं बना पा रहे थे कि जी इसको कैसे हम डिस्पोज ऑफ करें। ओपन ऑक्शन मोड में बेचते थे तो फिर दरमियान में कोई बंदा आता था जिसके पास पैसे बहुत होते थे लेकिन स्कूल चलाने का तजर्बा कोई नहीं होता। 50 करोड़ का ले लिया लेकिन चला नहीं पा रहे। उसकी फिर हमने जी बड़ी कंसल्टेशन के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई कि उसके हमने 100 नंबर दिए टेक्निकल साइड पे, और उसके अलावा जो है वो उन टेक्निकल पॉइंट्स में ये था कि जी अगर आप लेट्स से नॉन कन्फर्मिंग यूज़ में आप किसी सेक्टर में स्कूल आपने खोला हुआ है, किसी घर के अंदर खोला हुआ है, आप अगर यहाँ से अगर आप शिफ्ट करते हैं हमारे प्लॉट पे तो हम आपको 25 नंबर देंगे बोनस। ओके। फिर इसी तरह अगर आप फीस कम लेंगे, 5,000 फीस लेंगे जो कम है हमारे हिसाब से, तो फिर हम आपको 25 नंबर देंगे बोनस। तो आपके 50 नंबर स्ट्रेट अवे आ जाएंगे 100 में से और आप आगे आएंगे। किन चीज़ों में? एक आप घर से स्ट्रीट से निकलेंगे, दूसरा आप फीस कम लेंगे ताकि ना जो हम PC1 पे घर पे सही बात है, इतना जो चीज़ों पे वो सारा उधर। तो इस तरह जो है वो उनको हमने यहाँ पे ज़्यादा नंबर दिया टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि जी वो फ़ीस कम लें और निकलें और इन प्लॉट्स पे आएँ। उसकी पॉलिसी बन गई है, उसमें हमारे पास एप्लीकेशंस भी आ गई हैं। उसकी बैलेटिंग हमने अगले चंद दिनों में करके इनको हमने ये प्लॉट्स हमने अलॉट कर देने हैं जो लोग फ़ीस कम लेंगे और जो यहाँ से निकलेंगे। उसकी हमने 70% मार्क्स हमने टेक्निकल क्वालिफिकेशन में दिए हुए, बाकी 30% मार्क्स हैं फाइनेंशियल बेट्स के हैं, लेकिन टेक्निकल हमने ऊपर रखा हुआ है। सो ये आपके स्कूल्स ये 200 के करीब प्लॉट हैं और हर जो सबसे छोटा प्लॉट वहाँ पे 4 कनाल का है, 4 कनाल, 8 कनाल, 21 कनाल तक के प्लॉट्स हैं। लाइक वाइज हमारे पास कॉलेजेस के प्लॉट्स भी पड़े हुए हैं जिसको हम इसी चीज़ को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट विच कैन बी डन। सर अच्छा एक लास्ट, क्योंकि हमारे पास 1-2 मिनट ही रह गए हैं, इन सारे कामों में आई नो पर्सनली कुछ मेरे तक भी ख़बरें इस तरीके से पहुंचती थी कि आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी होती रही हैं मुख्तलिफ में, और कुछ लिमिटेशंस का अगर आप जिक्र करना चाहें जो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना जिन्होंने तंग किया हो, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आती हैं। देखिए जहाँ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है ना जी। ये मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में DG रहा शुरू में, और भी शहर भी में फैसलाबाद 2-2.5 साल डेवलप किया उसको। जब आप स्टेटस को मेंटेन करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं आता आपको, लेकिन जहाँ पे आप इनिशिएटिव्स लेते हैं, जहाँ पे किसी का 1-8 रुपया ख़राब होता है, जहाँ पे किसी का स्टेक डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो खड़ा होता है अपनी जो भी उसकी कैपेसिटी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, दरमियाना है,
यहाँ पर मुझे हर जगह चैलेंजेस आई हैं, चाहे वो सेक्टर्स की डेवलपमेंट थी तो एंटी इनक्रोचमेंट कैंपेन्स थी, चाहे वो जो है वो ये कैपिटल स्ट्रीट था तो किसी और का आ रहा था, स्कूल वाले भी बिजनेस बैठे हुए हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं। अब हमने स्कूल वाला पॉलिसी लॉन्च किया, अब अदालत में इनके पास कोई बहाना नहीं है। हाँ, क्योंकि लोग स्टे लेकर आ जाते हैं, मुझे पता अभी लेके नहीं आ सकते हैं कि जी हमने को कहना है कि जी हमने ऑफर किया था, ये गए नहीं, अब इनका कोई हक नहीं बनता कि ये शेयर करें। तो देयर आर चैलेंजेस इन ईच एंड एवरी सेक्टर। लेकिन साथ साथ फिर हम कबीले वाले भी हैं, ठीक है ना, तो वो भी वी ट्राई कि हम उनको फाइट बैक करते रहें साथ साथ और चीज़ों को पुश करते रहें। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि हमारा प्यारा इस्लामाबाद, हम तो सुबह उठते हैं उसकी तारीफ़ों से आगाज़ करते हैं और रात तक उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं, और ये वाहिद प्लांट सिटी है एज़ यू मेंशन, और अल्लाह इसको महफूज भी रखे और इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी भी है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे ये आपकी तरफ से लगा, थैंक यू सो मच, रूरल एरियाज़ को खसूसी तौर पर एड्रेस करने के लिए। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। जिस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आती जा रही है, इसके साथ साथ ऑनलाइन स्कैम्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। और आजकल एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिल रही है, वो ये है कि आपको ऑनलाइन कर्ज की फराहमी या फिर यूजुअली आपको कॉल या मैसेज आता है, कोई इंसान जो है वो आपके जानने वाले प्रिटेंड करता है और उसके बाद आपसे कर्ज मांगता है और उसके बाद आपको ब्लैकमेल भी करता है। एग्जैक्टली। सो इसके ऊपर बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है। ऐप्स के थ्रू जो आप लोन लेते हैं और सादा लोग इंसान जो है वो उसके अंदर उनके जाल में ऐसे फंस जाते हैं, या फिर आपके साथ ये बहुत ज़्यादा स्कैम पहले चलता था कि सिम्स निकलवा के लोग आपके नाम पर रजिस्टर करवा के कई लोगों से पैसे ले लेते थे। उसके अलावा भी ATMs के स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए FIA का साइबर विंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या ऑनलाइन आपकी शनाख्त भी कोई चोरी करके आपको हरासा करने की कोशिश कर रहा है तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मजीद क्या साइबर क्राइम काम कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA जनाब अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, खैरियत से हैं सर आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे सवालात हमारे पास में, लेकिन अगर आप एक दफ़ा एड्रेस कर दें कि अंडर अम्ब्रेला ऑफ साइबर विंग क्या क्या चीज़ें एड्रेस होती हैं? जी देखिए, अंडर ऑफ अम्ब्रेला जो बेसिकली साइबर क्राइम है वो हमारे 15 पुलिस स्टेशन हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। ओके, नाइस। तो तमाम मेजर सिटीज़ में हमारे पुलिस स्टेशन है, रेंजिंग फ्राम गिलगित बल्तिस्तान टू ग्वादर। तो मतलब सब बड़े शहरों में हमारे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर है। जो हमारा कंप्लेंट का मैकेनिज़्म है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन अवेलेबल है, उनके थ्रू कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 24/7 जो आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर, और जो हमारे ऑफिसेज़ हैं उनके ऊपर वॉक इन कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट्स जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि जो भी ऑनलाइन साइबर स्पेस में कोई फ्रॉड हो रहा है या क्राइम हो रहा है उसके रिलेटेड आप हमारे पास कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। जो मेजर कैटेगरी, और उसमें सर सबसे ज़्यादा हम लोग जो एड्रेस करना चाहेंगे दैट इज़ ऑनलाइन फ्रॉड जो शहरियों के साथ होता है। पुराने वक्तों में सिम्स का फ्रॉड भी था, ATM बहुत ज़्यादा एक वक्त पे एक्टिव हो गया था स्कैम, लेकिन आजकल इसी तरीके से जो ऐप्स हैं और लोगों को कहीं ये भी झांसे में लाती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसके थ्रू आपका, और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा होता है कि पैसा कमाया जाए। तो इस वक्त सर सबसे ज़्यादा क्या केसेस इस हवाले से आ रहे हैं? देखिए, जब से पॉपुलेशन स्विच हुई है टुवर्ड्स यूजेज ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या साइबर स्पेस में गए हैं, तो जो फ्रॉडस्टर हैं दे आर आल्सो मूव टुवर्ड्स इट। तो उसमें वो बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं लोगों को फ्रॉड डूब करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, जिसमें आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको प्रॉफिट शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में मिलता है। फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट है जो एक्चुअली वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती होती। और उसके अलावा जो आजकल जो रिसेंटली आपने सुना कि लोन है कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़े, अचानक आप कहीं खाना खाने गए हैं तो आपको ऐप्स अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड करेंगे, वो आपकी सिर्फ ID कार्ड लेंगे, 2-3 लोगों की डिटेल लेंगे और आपको वो लोन दे देंगे। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू ब्लैकमेलिंग और इस तरह की चीज़ें। और उसमें हम क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन देखते नहीं, हम जो लोन डाउनलोड करेंगे उसके बारे में अपने वर्किंग नहीं करेंगे। आइदर वो एप्लीकेशन जो है या जो कंपनी है वो SECP में रजिस्टर्ड है, क्योंकि इनको जो बेसिकली जो रेगुलेट करती हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती, और उनकी वेबसाइट्स पे ये सारी कंपनीज़ की डिटेल मिली। तो उसके बाद फिर आपको कॉल्स आएंगी और उसके साथ फ्रॉड। हमारा अगर वॉल्यूम देखें जो फाइनेंशियल फ्रॉड है साइबर क्राइम में, अगर देखें तो 2 मेजर कैटेगरीज हैं क्राइम्स में। एक है हरेसमेंट, ऑनलाइन हरेसमेंट आती है उसमें, और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड। तो फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अबाउट 50+ % इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड। उसमें हम देखें कि हम शॉपिंग अब जाने करते हैं तो हम जाके शॉपिंग जो भी चीज़ है वो ऑनलाइन ख़रीदते हैं, OLX से बाय कर लेंगे,
जो वेबसाइट्स हैं फेसबुक से बाय कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्किंग नहीं करेंगे कि क्या ये बंदा जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है किसी चीज़ की या उसकी जो प्राइस दे रहा है क्या ये लॉजिकल प्राइस है या नहीं है। कि एक चीज़ अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में वो 1 लाख रुपए की सेल हो रही है और वो आपको 50,000 की दे रहा है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम बिजनेस मॉडल एज वेल। तो इसका मतलब है कि वो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन इट। तो इस वाले से ये चीज़ें हैं कि कंज्यूमर्स को कोई चीज़ बाय करने से पहले उसे वर्किंग कर लेनी चाहिए। ठीक है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन के बारे में गुफ्तगू। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशनर्स की पेंशन विफाक के बराबर करने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाहों के मामले को दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी। आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। कहा, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशनर्स की पेंशन वफाक के बराबर करने पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाहों के मामले को दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे सर। जिक्र हो रहा था ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से, तो ऑनलाइन फ्रॉड में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आती है कि लोग किसी तरीके से आपका डाटा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपका इस वक्त फ़ोन जो है उससे कैसे कैसे आपका डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है या लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें मालूम नहीं है एक लेमैन को। तो सर, इस हवाले से जो आप लोगों के पास अपडेट्स आती हों या इस हवाले से साइबर क्राइम जो काम कर रहा है कि अपने फ़ोन को रखना कैसे है, ये अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए, किसके साथ शेयर करना है अपना पासवर्ड, किसके साथ नहीं शेयर करना, ये ज़रा बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें जी, आप पहली तो बात है कि फ़ोन को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, पासवर्ड या पैटर्न लगा के रखें, और वो किसी के साथ, क्योंकि आपके साथ तमाम फाइनेंशियल डिटेल्स, आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन, आपकी पिक्चर्स, जो सब कुछ है वो इस फ़ोन के अंदर, तो उसकी आपकी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। सेकेंडली चीज़ है कि आप ये देखें कि उसमें आपने कौन सी ऐप्स यूज़ करनी है, यानी जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो कौन सी, कि कुछ है वो एप्लीकेशन हैं जो आपकी ज़रूरत है, जो मतलब सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंपनीज़ भी जो है लोगों की प्राइवेसी के बारे में जो डाटा है एक्सेस, और वो डाटा आगे किन लोगों को देना है उनका वो बड़ा केयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल। लेकिन कोई कंपनी, कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो आपका डाटा मिसयूज़ करते हैं, कि आपका डाटा ले लिया, आपने फॉर एग्जांपल डाउनलोड की, उन्होंने आपकी गैलरी भी ले ली, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ले ली, एंड दे कैन मिसयूज़ इट। फॉर एग्जांपल जो बड़ी कंपनीज हैं वो ये रिसेंटली भी एक खुदकुशी की आई है, वो आपको पता होगा, और इससे पहले भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से भी ऐसा देखने में आया है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी सूरत हाल है। सर, अवेयरनेस के हवाले से साइबर विंग जो है ना ख़ास तौर पर क्या काम कर रहा है? अवेयरनेस के देखें, हमारे रेगुलर हमारा वो है, बट हमारा ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, हमारा फेसबुक है, हम स्कूल्स में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जो आप कह लें कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन जो स्टेटा है, जो अगर आप हरासमेंट के ऑनलाइन करें तो वो है यंग जनरेशन। तो उसके लिए हम रेगुलर जाके सेमिनार देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं कि जब आपने ऑनलाइन जाना है तो किसी अननोन बंदे से बात नहीं करनी, आपने इंटरेक्ट नहीं करना जिसको आप जानते नहीं, कोई आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी, क्योंकि जो आपको नज़र आ रहा है वो रियलिटी में वो नहीं होता। तो सेम जो होता है कि आप अगर कोई मेल आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, कोई आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आपने शेयर नहीं करनी। सेम आ जाती है कि फाइनेंशियल फ्रॉड के हवाले से, तो उसके बारे में भी हमारे रेगुलर मैसेजेस आते हैं, हम प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, और हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो भी अवेयर करती रहती है कि आपने फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा आजकल क्राइम हो रहा है वो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है, बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, कि आपको कॉल आएगी, बंदा इंपर्सनेट करेगा कि मैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, वो आपसे बात और वो किसी हद तक आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत होती है, क्यों अवेलेबल है, आपने आपका नाम आपको फेसबुक पे आपका प्रेजेंट है, आपका घर का एड्रेस प्रेजेंट होगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल होगी, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के ऊपर हमने खुद रखी हुई है इन्फॉर्मेशन जो है सारी। तो उससे क्या होता है, तो वो जब आप कॉल करेगा तो उसने पहले पूरी आपके बारे में डाटा आपका सारा ले लिए, आप समझेंगे कि वाकई वो है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको मैसेज आएगा साथ ही बैंक की तरफ से, आप वो उसके साथ शेयर करेंगे तो वो आपका सारा बैंक जो फाइनेंशियल है सारा फ्रॉड हो जाएगा। तो उसमें सब लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए ये है कि जस्ट लाइक कि आप कहें कि आपका घर है, तो घर में आप जो लॉक करते हैं तो उसकी चाबी किसको देते रखते हैं, आप अपने पास रखते हैं कि या कोई इलाके में चोर होगा, डाकू होगा, उसको आप दे देंगे, तो वो अपने पास। तो सेम जो आपका वन टाइम पासवर्ड है जो आता है बैंक का, वो आपकी इस घर का आपका लॉक है और उसकी की है, तो वो आपने किसी सूरत में जब किसी आपने को वो दे दी फिर तो गया, चाहे कोई भी कॉल करे, इवन आपके पास बैंक का प्रेसिडेंट, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो भी करे तो
आपने नहीं देनी। सर एक नज़र इस पे भी डालिएगा कि यूजुअली जैसे आपने बताया कि कॉल्स आती हैं और हम अपना डाटा जो है खुद ब खुद ही मोस्टली लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें आप जो है वो अगले इंसान को लायबल ठहरा सकते हैं और जिसमें साइबर क्राइम जो है वो आपको हेल्प आउट भी कर सकता है? देखिए उसमें कोई भी अगर आपके साथ कोई आपको हरास कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, या आपसे किसी ने पिक्चर्स ले ली, कुछ मटेरियल लिया, आपके साथ चैट की, उसके ऊपर कर रहे हैं, या आपने कोई ऑनलाइन चीज़ बाय की है और आपके साथ फ्रॉड हो गया, उसने नहीं आपको दी, तो ये सारे मैंडेट आते हैं साइबर क्राइम के। फ्रॉम कैटेगराइजेशन टॉप हम बात करें कि आपके साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो के आपसे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, आपको कॉल आती है कोई बंदा, या आप ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करती हैं, वो चीज़ आपको डिलीवर नहीं होती, उसमें कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी आ सकते हैं, तो हमारे पास भी आ सकते हैं कंप्लेंट लेके। आपको ऑनलाइन हरेसमेंट हो रही है, आपको इंटिमिडेशन हो रही है, आपकी अगर प्राइवेसी वायलेट हो रही है कि आपकी अगर पिक्चर आपकी कंसेंट के बगैर कोई बंदा विद बैड कमेंट्स शेयर कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट अ पब्लिक पर्सनैलिटी, तो फेक अकाउंट्स हैं, तो वो इम्पर्सनेट कर रहे हैं। पब्लिक पर्सनैलिटी देन सर, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं वो भी आ सकते हैं कंप्लेंट कि आपकी कंसेंट के बगैर पिक्चर करे, उसके ऊपर बैड कमेंट्स करे, तो वो सारी चीज़ें हमारे मैंडेट। सर अगर इस तरह का कोई स्कैम हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, तो मेरे साथ कुछ महीने पहले इस तरह से हुआ था कि कॉल आई और बोला गया कि आपकी मतलब फैमिली मेम्बर ही बात कर रहे हैं और हमें जो है वो कुछ पैसे चाहिए। अब ये शायद इतनी पैनिक क्रिएट होगी कि मैंने भेज दिए और उसके बाद आगे से नंबर भी बंद और पता चला कि वो फैमिली मेंबर थे भी नहीं। उसके बाद क्या किया जाए कि आपको जो है वो हेल्प आउट? उसमें देखिए कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास complaint.fia.gov.pk वेबसाइट है, वहाँ पे आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर कहा है कि मंडे टू फ्राइडे 5 डेज़ अ वीक 24/7 आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन की, जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप हमारे ऑफिस की जो एड्रेस है वो सारा वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ ऑफिस में जाएं, हमारे प्रॉपर हेल्प डेस्क हैं। और जो फीमेल्स के लिए हैं कि फ़ीमेल्स को डील करने के लिए हमारे पास फीमेल स्टाफ है, टू इंटरेक्ट विद देम, टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी और सारी चीज़ें। तो वो ये सारी चीज़ें हमारे अवेलेबल होते हैं और हमारा ऑफिस जो है 9 to 5 ओपन होता है थ्रू पाकिस्तान। कितना टाइम लगता है एक इस तरह के केस को डील करने में? आप देखेंगे वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स है उसमें उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर नॉर्मल होगा तो उसमें कम लगेगा। तो दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पब्लिक के लिए मैसेज है कि जो आपने बात की है जी, आप हमारा कल्चरल ये है कि जब हमें कोई कॉल करता है और हम उसे नहीं जानते तो हम उससे नहीं कहते कि हम नहीं जानते, तो आप हमेशा वेरीफाई करें। अगर कोई भी आपको पैनिक में कॉल करता है और कहता है जी मुझे पैसे दें, मेरी मदर बीमार है या मैं हॉस्पिटलाइज हो गया हूँ, मैं ऑपरेशन है, तो आप वो आपका कोई फैमिली मेम्बर लग रहा है लेकिन वो अननोन नंबर है, तो पहले आप उस पर्सन को, आप जो आपका फैमिली नंबर इम्पर्सनेट कर रहे हैं, आप उसको कॉल करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको कॉल आती है तो वो सबसे पहली बात ये करते हैं कि आपने पहचाना नहीं है, तो आपके ज़हन में जो जिसकी वॉइस स्टोर होती है आप उसको कहते हैं कि वो वही है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करें। आपका सबसे पहले कॉल आए तो जो बंदा आपको बेसिकली वो आप समझें कि वो कॉल कर रहे हैं, तो आप ओरिजिनल को अपने उसके ओरिजिनल नंबर पे कॉल करके वेरीफाई करें पैसे देने के बाद। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपको कॉल आती है, वो मतलब कहते हैं कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपका बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, ही वाज इन्वॉल्वड इन अ रैंसम किडनैपिंग, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल आती है। ये आजकल ये वाली आ रही है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉल आती है सुबह थाने में 9 बजे से लेकर आप कह लें 2 बजे 3 बजे तक। जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी है, बच्चा वो कहीं कॉलेज में होगा, कहीं यूनिवर्सिटी में होगा, या आपका फैमिली मेम्बर कोई ऑफिस में होगा, वो फ़ोन नहीं उठा सकता। आपको वो मौका नहीं देते, बिकॉज उनका मकसद होता है जब उन्होंने फ्रॉड करना है तो उन्होंने आप में पैनिक क्रिएट करना है कि आप कोई और चीज़ सोच ना सकें। उसका मतलब यह है कि आप रोकें, वेरीफाई करें और पैसे नहीं भेजने बिल्कुल। आप कोई भी इस तरह की आपको कॉल है कि जी आपका फैमिली मेम्बर हमने अरेस्ट कर लिया, हम पुलिस से बोल रहे हैं, ये किडनैपिंग में इन्वॉल्व था, तो आपने पैसे नहीं देने, आपने वेरीफाई करना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सही बात और है। ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, एक और चीज़ ये कि एटीएम से अक्सर लोगों के साथ फ्रॉड होता है कि वो जाके चेक करते हैं और उनका बैलेंस जीरो होता है, ना उन्होंने किसी के साथ पासवर्ड शेयर किया है ना कुछ और शेयर किया है। उसमें आजकल ये जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा था स्किमिंग डिवाइस की, डिवाइस लगा देते थे आप एटीएम कार्ड इंसर्ट, तो आपका डाटा कॉपी हो जाता। अब क्या ज़्यादा हो रहा है कि जब एटीएम बूथ पे जाते हैं तो जो ऑलरेडी एक आध, अब नॉर्मली होता है कि अगर बंदा खड़ा हो एटीएम मशीन के अंदर तो हम उसको बाहर नहीं जाने देते, अब वो डिसकर्टियस लगता है ना, वो आपका ओवर द शोल्डर आपका एटीएम कार्ड का पासवर्ड देख लेता है। उसने देख तो लिया, उसने पासवर्ड देख लिया, उसके बाद क्या है, उसने कहा जी मसला हो गया मेरा, मुझे कार्ड अपना दिखाएं। वो आपका कार्ड लेके आपके कार्ड के साथ दूसरा कार्ड स्विच कर देगा, स्वैप कर देगा। और नॉर्मली जब हम कार्ड जब लेके जाते हैं एटीएम में, कभी नहीं देखते कि मेरा अपना ही कार्ड है, इस पर क्या नाम, जो हमारे वॉलेट में कार्ड होता है, अगर उसने पैसे निकलवा लिए
ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कार्ड लेके चला जाएगा, कार्ड उसके बाद नेक्स्ट टाइम दूसरा, अब उसने आपका ओवर द शोल्डर आपका पिन देख लिया, आपका कार्ड उसने स्वैप कर लिया, अब वो क्या करेगा, मुख्तलिफ ATM मशीन्स पे जाएगा और जाके पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा या कैश होगा। तो इसलिए जब भी आप और ATM ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है कि अक्सर बुजुर्गों ने नॉर्मल बच्चों को बोलते हैं कि ये मेरा कार्ड जो है यूज़ करके चलो वो तो डिफरेंट चीज़ है ना बच्चों का, लेकिन ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन है वो आपके बूथ के अंदर खड़ा होता है और आपका वो पासवर्ड ओवर द शोल्डर आपका देख लेता है, जब पिन लगा रहे हैं वो देख लेता है, उसके बाद वो आपका किसी बहाने के साथ वो आपका स्वैप कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप जाएँ ATM मशीन के अंदर तो कभी भी किसी अननोन पर्सन आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर ATM में प्रॉब्लम है दूसरी में चलिए। अच्छा, अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो बैंकिंग तो उसकी जिम्मेदार नहीं है, तो उसमें कुछ उसमें भी देखें, उसमें भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो हमारे पास कंप्लेंट करें, डेफिनेटली वो पैसे उसने कैश करवाए हैं, CCTV फुटेज होता है या किसी बैंक अकाउंट में किया है तो वो इन्वेस्टिगेट होकर रिकवरी हो जाती है जी। और सर एक लास्ट में वो थोड़ा सा शरारत के लिए सवाल एक लोगों ने भेजा हुआ था, वो सर सबा 50 रुपए की लोड वाली वो पकड़ी गई है सर? नहीं, वो तो काफ़ी दफ़ा पकड़ी गई है जी। अब सबा की जगह नाम जो है चेंज हो ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ में। PTV पे और बिलखसूस सुबह पाकिस्तान में हमारा ये मिशन होता है कि हम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से जो है वो लोगों को बुलाएं और उनको जो है वो शामिल भी करें, उनकी डिफरेंट स्टोरीज जो है वो भी आपके साथ जो है वो शामिल करें। इसी तरीके से बहुत अहम शख्सियात जो कि जिनका हम यूजुअली जिक्र नहीं भी करते और जिनको हम शामिल नहीं करते, वो हैं हमारे शोरा और अदबी शख्सियात। उनके हवाले से बात करना भी ज़रूरी है, उनकी डिस्कशन करना भी ज़रूरी है और उनसे बहुत सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वो जो गहरी नज़र रखते हैं। और ख़ास तौर पर आज जिस शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं, रिसेंटली उनकी नेशनल बुक फाउंडेशन ने बुक शाया की है चिराग अफकार के नाम से। एक तो ये नाम ही इंतहाई खूबसूरत है और जिस शख्सियत का मैं जिक्र करने लगा हूँ वो हैं जनाब डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी अदबी और इल्मी शख्सियत। मैं ये बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस वक्त तकरीबन 4 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने PhD की है डॉक्टर साहब के काम के ऊपर। एक खातून है जिन्होंने PhD मुकम्मल की है। इसके अलावा 4 प्रोफेसर्स ने MPhil किया है। मज़ीद 3 प्रोफेसर्स जो हैं वो MPhil कर रहे हैं और 2 प्रोफेसर्स इस पर PhD भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी शायरी, फ़लसफ़ा और इल्मी और अदबी किताबों पर आलमी सतह पर भी तहकीक जारी है। 94 जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स के ऊपर ये किताब बनी है। और ये भी बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे दरमियान आज वो शख्सियत मौजूद हैं कि उर्दू अदब के वो नामवर शोरा और अदीब, जिसमें जनाब जोश मलिहाबादी, फैज़ अहमद फैज़ साहब, अहमद फराज साहब, ज़मीर जाफरी साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब और जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब और दीगर कई मारूफ पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी शख्सियात ने बहुत ही तारीफ़ की और हमेशा इनके काम को सराहा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब और उनकी किताब ये हमारे पास है चिराग अफकार। इसको पढ़ेंगे भी और यकीनी तौर पर इससे सीखने की कोशिश भी करेंगे और आइए इसी पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर साहब मुबारकबाद आपको इसके लिए सबसे पहले। डॉक्टर साहब, इसमें जो 94 कॉलम्स हैं उसमें इंसानियत के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने काम किया, तो यहीं से आगाज़ करूँगा कि ये सफ़र का सिलसिला जो है, ये चिराग अफ़कार का ये आइडिया, ये कितना अर्सा पहले आपने सोचा और फिर इसको बुक की शक्ल में अपने कॉलम्स को लाने का ख्याल आया? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, PTV का आप दोस्तों ने बुलाया ताकि इस पर बातचीत हो जाए। आपने कहा इसमें इंसानियत की पर कॉलम ज़्यादा है। मेरी किताब है सॉन्ग्स ऑफ ह्यूमैनिटी बाय इंग्लिश पोइट्री, अमेरिका से शाया हुई, और उस पर बहुत से अमेरिकन, क्योंकि मैं ख़ुद बेसिकली आई एम डॉक्टर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, उर्दू फारसी में तो मैंने बहुत लिखा है, वो अलग बात है। तो उसका फॉरवर्ड साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहब ने लिखा, वो अमेरिका से शाया हुई। तो जब आप देखते हैं सॉन्ग्स ऑफ ह्यूमैनिटी, और ऑटोमेटिकली इट कम्स टू योर माइंड कि इंसानियत पे इस अंग्रेज़ी नज़्मों में ज़्यादा जोर होगा। एग्जैक्टली। इस वक्त तक मेरी 32 बुक्स शाया हो चुकी हैं। माशाल्लाह। 32, उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश, पोइट्री, फिलासफी, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा, चूँकि आई एम डॉक्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड डी.फिल फिलासफी, और एक गार्डन का रावलपिंडी में मैंने काफ़ी अर्सा पढ़ाया, फिर अमेरिकन कॉलेज में, तो मेरा ज़िंदगी का मुताला जो है वर्ल्ड कंपैरेटिव लिटरेचर एंड वर्ल्ड रिलीजन्स, इस्लाम पर भी मेरी 2 किताबें हैं। इसमें आप देखेंगे कि अपने द मैसेज ऑफ इस्लाम, ये भी अमेरिका से शाया हुई, ठीक, 2007 में, और 2015 अभी 2022 में पीस पब्लिकेशन लाहौर से शाया हुई, रैशनल स्टडी ऑफ इस्लाम। यानी मेरी इंग्लिश लिटरेचर के उस्ताद के अलावा जो मेरी ज़िंदगी भर का मुताला है ना, वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड रिलीजन, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इंसानियत ही बुनियादी चीज़ है जिसका मकसद हाँ, अगर इंसानियत नहीं है, लोग मसालिक में, मज़हब में, यू नो, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कह रहे हैं। इसमें देखिए कई कॉलम आपको मिलेंगे जो है कि मजहबी रवादारी, इंसानियत। एक ने तो डायरेक्ट मेरी जो है ना वो अटेंशन ग्रैब की है, मॉडर्न सूफिज़म। हाँ, मॉडर्न सूफिज़म से मैं ये मना देता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशनल सूफिज़म है, दैट टेक्स अस टू एसेटिसिज्म, हर्मिटेज, यूनानी, ग्रीक मिस्टिसिज्म, ग्रीक सूफिज़म, हिंदू सूफिज़म। मुसलमानों में मोहिउद्दीन अरबी और मौलाना रूमी, इन लोगों ने ज़्यादा तसव्वुफ़ की तरफ माइल किया, ठीक, लेकिन तसव्वुफ़ एक रूहानियत थी, इंसानियत। तसव्वुफ़ की बुनियाद ही इंसानियत और मोहब्बत पर है। बिल्कुल नज़र आता है हमें तसव्वुफ़ में डूबे हुए जैसे आफत शिराज़ी ने कहा कि तमाम जो है कि मगर बिना खलल पज़ीर बवद हर बिना के मी बीनी बजुज़ बिनाए मोहब्बत के खलल के खाली अज़ खलल। सुभान अल्लाह, वाह। कि दुनिया की, अकॉर्डिंग टू हाफिज़ शिराज़ी, कि दुनिया की हर चीज़ की बुनियाद मोहब्बत पर है, इंसानियत पर है। हमारे यहाँ जो तसव्वुफ़ है ना, जब ये बन गया ना खानकाही निज़ाम, हाँ हाँ हाँ, नस्ल दर नस्ल कब्र परस्ती वगैरह, तो खानकाही निज़ाम नहीं है। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि रस्म खानकाही वह है दिलगिरी, क्या बात, मीरी और दिलगिरी, इकबाल। तो मॉडर्न सूफिज़म से मैं ये मुराद लेता हूँ। अभी मेरी किताब जो मॉडरेट मेडिटेशन शाया हुई 2015 में है, उसमें सूफिज़म पे काफ़ी अंग्रेज़ी में मैंने लिखा है कि मैं मॉडर्न सूफिज़म से मुराद ट्रेडिशनल मुस्लिम सूफिज़म नहीं लेता। मॉडर्न सूफिज़म मुराद है इंसानियत, इंसान दोस्ती, दैट्स ऑल। अगर आप, मैंने लिखा लगा कि नो, मेरे अंग्रेज़ी किताबों में है कि नो ह्यूमैनिटी, नो स्पिरिचुअलिज्म, नो रिलीजन। नो स्पिरिचुअलिज्म, नो रिलीजन। या अगर स्पिरिचुअलिज्म में ह्यूमैनिटी नहीं है, क्या फ़ायदा? मज़हब आपको लड़ाता है। मैं इस पर बहस नहीं करता, थोड़ा सा टाइम है। इस पर मैंने बहुत लिखा है कि तमाम दुनिया में कौन कौन सी जंगें हुई हैं मज़हब के नाम पर। सबसे बड़ी क्रूसेड्स को ले लें आप, 200 साल तक मुसलमान और ईसाई पोप ने बरंगेख्ता किया, तो वो बहसें तो बड़ी लंबी चौड़ी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज मज़हब की ज़रूरत है तो वो रूह मज़हब है, स्पिरिट ऑफ रिलीजन।
इंसानों को इकट्ठा करो, इंसानों में मोहब्बत पैदा करो। ये जंग, अच्छा मैं बर्टन रसल से बड़ा मुतासर हूँ, ग्रेट ब्रिटिश फिलोसफर, और मैंने बहुत कोट किया अपनी अंग्रेज़ी किताबों में बर्टन रसल को कि वो वार के बारे में वो एक जगह लिखते हैं कि हैव मैन अ फ्यूचर, ये किताब है बर्टन रसल की, हैज़ मैन अ फ्यूचर, क्या आदमी का मुस्तकबिल है। तो वो लिखते हैं कि अगर ये जंगें रहीं और थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी न्यूक्लियर वॉर एंड दैट विल बी टोटली एबोलिशन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का ख़त्म हो जाएगा अगर एटॉमिक वार शुरू होगी। तो मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा शायर, अदीब, दानश्वर वो है जो अमन का, इंसानियत का दर्स है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। सर अक्सर लोग एक ज़ुबान में लिखने की प्रैक्टिस रखते हैं, आप 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखते हैं, उर्दू, फ़ारसी और इंग्लिश। ये तीनों ज़ुबानों पर अबूर किस तरह से हासिल? मैंने 7 ज़ुबानों में शेर कहा और जनाब हज़रत जोश मली बादी जैसे बड़े शायर और ज़मीर जाफरी जैसे लोगों ने जो कॉलम लिखे हैं, मेरी बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है कि इन लोगों ने मुझ पर लिखा, बहुत बड़ी बात है। जोश, फैज़, फराज, अल्लामा इकबाल के बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल मेरे दोस्तों में से थे, लोग बुज़ुर्ग भी थे, दोस्त भी थे। हमारा जिस ज़बानों का अजीब मसला है, मेरी मादरी ज़बान कश्मीरी है, वो मुझे घर में से मिली। सही बात है। जहाँ हमारे वालिद कश्मीर से हिजरत करके तहसीन जाफ़ी साहब जो ख़ुद बहुत बड़े शायर थे, दानिशवर थे, इकबाल पर भी उनकी किताब है जी। तो फिर पाकिस्तान में पंजाब में पंजाबी मिली, स्कूलों में उर्दू मिली, मैट्रिक और BA मैंने फ़ारसी पढ़ी, अरबी पढ़ी। फ़ारसी मैंने इकबाल और रूमी के शौक़ में इतनी पढ़ी कि मेरे 3 दीवान फ़ारसी में है, और मैं ईरान में जब भी जाता हूँ आई एम स्टेट गेस्ट। लास्ट टाइम आई वाज विद डॉक्टर जावेद इकबाल, हम दोनों इकट्ठे थे, अल्लामा के बेटे, 2010 की बात होगी। तो मैं चूँकि फ़ारसी फ्लुएंट बोलता हूँ मॉडर्न एक्सेंट में, तो वहाँ मेरा काफ़ी एहतराम है। तो इंग्लिश का मैं प्रोफेसर, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, इस तरह बहुत सी चीज़ें ज़माना सिखा देता है। बहुत खूब सर, ज़मानों का जब आप जिक्र कर रहे हैं, कल्चर की बात हुई, तो तहज़ीबों का तसादुम, ये मेरे सामने एक टॉपिक यहाँ पर खुला और इसमें भी कुछ टेलीविज़न से ये आगाज़ है इस बात का। तो सर इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें, ये तहज़ीबों से का तसादुम जो है, इससे आपका मकसद क्या है? देखो तहज़ीबों का तसादुम जो है ना, ये अमेरिकन स्कॉलर प्रोफेसर हंटिंगटन का एक बड़ा तवील मकाला था जो बाद में किताबों में शाया हुआ। तो उसने इस्लाम, जिसको कहते हैं इस्लामिक फोबिया बनाया हुआ है, तो उसने ये कि इस्लाम जो है असल में, ये लोग जो ना अमेरिका के स्कॉलर्स वगैरह, पॉलिटिशियंस, या कम्युनिज़म रूस को छोड़ के आप मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं। पहले कोल्ड वार रूस के साथ लगाई हुई थी ना, कम्युनिज़म एंड कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी के नाम पर, तो वह मामला ख़त्म हुआ है, तो आप ये मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये प्रोफेसर हंटिंगटन का फ़िलासफ़ी है कि मुसलमानों, इस्लाम जो है वो ख़तरा है यूरोप के लिए, ठीक। जबकि बर्नार्ड शॉ जैसा आदमी कहता है कि इस्लाम कोई ख़तरा नहीं है, इस्लाम तो तहज़ीब और इंसानियत का दर्स देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ मुसलमान जो उलमा है ना, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा आपकी वसातत से कि वो सेक्टेरिज्म, एक्सट्रीमिज़म की बातें बहुत करते हैं, जिससे फिर लोग डरते हैं दुनिया में। तो इस्लाम को मॉडरेट, मैंने 2 किताबें जो अंग्रेज़ी में इस्लाम पर लिखी हैं, मैसेज ऑफ इस्लाम तो हज़ारों में छपी है अमेरिका में, और उसमें ज़्यादा चैप्टर जी हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलिज्म, मॉडर्निटी, मॉडरेशन। तो मेरा ख़्याल है हमें भी यूरोप में इस्लाम को जो उसका रूह है पेश करनी चाहिए, और ये तो इस्लाम में एक फोबिया बना दिया ये तसादुम का, तो वो एक किस्म का मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की तहरीक है। और मैंने इस पर जो इसमें भी लिखा है, बल्कि अंग्रेज़ी अखबारों में, किताबों में मैंने ज़्यादा लिखा है कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या होता है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है ये नहीं है। असल में एक फ़िक्रा मेरा याद रखें जो लोग मुझे सुन रहे हैं, दिस इज़ नॉट द क्लैश ऑफ कल्चर और सिविलाइजेशन, दिस इज़ द क्लैश ऑफ ए सिस्टम। इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन, इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो कहता है कि मैं सिस्टम देता हूँ। हमारा उनका सिस्टम का झगड़ा है। वो सरमायादारी निज़ाम, सूदी निज़ाम है,
और असल हमारा में हाँ सूद जी से हाँ, पाक। असल में झगड़ा हमारा उनका निज़ाम का है, इसी तरह ना वो कल्चर का दे रहे हैं। सर यकीनी तौर पर इस पे एक एक चीज़ पे जब नज़र पड़ रही है तो इसको इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ के जो है ना इसके ऊपर डिटेल में भी हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम का वक्त हमारा ज़रा मुख्तसर होता है। लेकिन आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। सलामत रहे आप जैसी अदबी शख्सियतों का साया पाकिस्तान के ऊपर सलामत रहे। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। मुख्तलिफ प्रोग्रामों ने पेश की गए, ड्रामे बराजी, म्यूजिक प्रोग्राम्स वही पके। पीटीवी दी कोशिश है कि नवी तो सोहनी आवाज़, नवेकली आवाज़ आवे जिहड़ी दुनिया ते राज करे। फुल्लां दी, दरख्तां दी नवी जिंदगी है बहार। सिंध जो ख्वाब साबिया थियो। पीटीवी नेशनल कराची खां सिंधी ज़ुबान में नशरियात। एक ऐसा मौजू जिसकी अहमियत पर बात करना ज़रूरी भी है और जिसकी अहमियत को हम वक्तन फ़वक्तन उजागर भी करते रहते हैं, वो ये है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ साथ आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, आपका एक क्लिक जो है वो कितना नुकसान जो है वो क्रिएट कर सकता है। उस हवाले से बात करना भी ज़रूरी है और उस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। डेफिनेटली आप लोगों ने कैसे बचना है इस कंटेंट से और इसको प्रमोट भी नहीं करना और इसकी कैसे शिकायत करनी है, इसी के ऊपर बात करेंगे। एज एन इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सेक्रेटरी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब इस मौजू पे गुफ्तगू करते हुए हमें भी काफ़ी वक्त हो गया और आप लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन क्या नए डायनामिक्स और क्या नए बाब खुले हैं जब इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की जा रही है और किस हद तक जब से ये इनिशिएटिव लिया गया है इसमें कमी वाक़ होती जा रही है? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर काम करने का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इदारे मुतहर्रिक हुए हैं, PTA मुतहर्रिक है, FIA मुतहर्रिक है, उसका साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो मुतहर्रिक है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इन सब के साथ राब्ते में है। कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ उम्मीद है कि आइंदा मुस्तकबिल में होंगी। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके कुछ KPIs मुकर्रर कर लें कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें थोड़ा सा साथ साथ अंदाज़ा होता रहे, ऑडिट होता रहे हमारा, कि कितना हमें फ़ायदा हो रहा है और कितना ये कंटेंट जो है सोशल मीडिया से दूर हुआ है और क्या क्या काम हमें मज़ीद करने की ज़रूरत है। जहाँ तक नए नए पहलू सामने आने का ताल्लुक़ है तो इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि कोई जाहिल लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वकला, वो सारे के सारे इसके अंदर मुलव्विस हैं और एक बिल्कुल बीमारी की तरह, जिस तरह इंसान का दिमाग जो है वो चल जाता है और किसी एक तरफ वो लग जाता है और कुछ भी बोल देता है, इस किस्म की कैफियत जो है वो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती रही हैं और अब भी नज़र आ रही हैं। एक ज़ाती तजर्बा अगर मैं शेयर करूं तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा है या आप लोगों के साथ है, कुछ 3-4 दिनों से या एक हफ़्ते से समझ लें कि फ़ेसबुक खोलने के बाद उस पर कुछ कुरानी आयात भी नज़र आ रही हैं, साथ तर्जमा लिखा हुआ होता है या साथ कुछ नसीहतें लिखी हुई होती हैं, दुरूद शरीफ लिखा हुआ होता है और तसलसल के साथ एक लाइन में ये चीज़ें आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ फ़ायदा
हो रहा है, लोग इस तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और इसका कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है। ख़ुद कुरान मजीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अम्बिया किराम, आसमानी किताबें, सारे के सारे दीन, उन सब की तालीमात ये हैं कि एहतराम करें, एहतराम करें, ग्रेसफुल रहें, दूसरे का एहतराम करें, अपने एहतराम के लिए उनको दूसरों को मौका दें। तो मैं समझता हूँ कि जितना कुरानिक कंटेंट और दीनी कंटेंट जो है उसको हम फैलाएंगे तो उम्मीद है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये जो ब्लास्फेमस कंटेंट है उसको कम करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी ज़िम्मेदारियाँ तो एज़ एन इंडिविजुअल, आपने पूछा, इंडिविजुअल के तौर पे तो यही ज़रूरी है कि हम अपने आप को इससे दूर रखें और ऐसा कंटेंट शेयर करें जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और हमें जब इल्म की किस्में हम देखते हैं तो इल्म की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं इल्म नाफ़े और एक को कहते हैं इल्म गैर नाफ़े। जो गैर नाफ़े इल्म है, कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, उसको हम सामने न लाएं और उसको शेयर न करें। जो फ़ायदा देने वाला इल्म है, खा उसका ताल्लुक़ अखलाक़ियात से है, उसका ताल्लुक़ इबादात से है, उसका ताल्लुक़ अक़ायद से है, उसका ताल्लुक़ गुर्बत दूर करने से है, उसका ताल्लुक़ मुआशरे में बेहतरी लाने से है, मईशत बेहतर करने से है, मुल्क के साथ मोहब्बत से है, ये कंटेंट जो है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाएं तो उम्मीद है कि इसमें कुछ बेहतरी आएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आजकल 3-4 दिन से कुरानी आयात जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, सर इसमें मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी जगहों पे कुरानी आयात में ज़ेर ज़बर पेश की गलतियाँ भी बीच में मौजूद हैं। जी जी, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए और किस तरीके से रिपोर्ट किया जाए? इस पर अलग से वज़ारत मज़हबी उमूर भी काम कर रही है और PTA के साथ हाल ही में हमारी एक मीटिंग हुई तो ये मसला वहाँ भी दरपेश आया, सामने आया। वो लोग भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मेजर्स ले रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह हम मुशावरत में रहेंगे। ये सोशल मीडिया जो है एक समंदर है, आपको पता है कि उसकी हुदूद कोई तो होती नहीं है और लोग जो है कुछ शौक़ में कंटेंट शेयर करते हैं और कुछ जो है किसी और मकासद के लिए करते हैं। तो अगर ऐसी ज़बर ज़ेर पेश की हमें गलतियाँ नज़र आती हैं तो हम उससे बड़े अखलाक के साथ, बड़े अदब के साथ उस पर मुतवज्जे कर दें। मेरा ख्याल है कि मेरा भी ये ख्याल है कि उस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो आपने पहले जिक्र किया था कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो पढ़ी लिखी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जी जी, उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? क्या रूट कॉज देखते हैं आप? इस पर जो डिस्कशन हुई और जो हमने ख़ुद सोचा उसके ऊपर, तो ये एक तरह से इंसान इसका आदी बन जाता है। जिस तरीके से मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया कि जिस तरह बच्चे PUBG गेम खेलते 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 एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं और वो मरने मारने का उनको पता भी नहीं चलता, तो ये पोर्नोग्राफी से शुरू होती हैं चीज़ें, बेहयाई से शुरू होती हैं और उससे चलते 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 फिर रिश्तों का एहतराम ख़त्म करने के लिए एक स्टेप पे उसको किया जाता है। उसके भी एक तरह से लेवल्स हैं, जो लेवल्स चल रहे हैं। डिस्कशन से हमें ये पता चला कि इब्तदा में गंदे इश्तिहारात, गंदी तस्वीरें, उससे लेना, फिर उससे ज़रा आगे बढ़ जाना, फिर उससे ज़रा आगे बढ़ जाना, अपने रिश्ते जो हैं उनका एहतराम। इसके कोई पैसे दे रहे हैं जी? इसके कोई प्रॉपर्ली पीछे से कैंपेन हेड कर रहा है इसको? इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें चल रही हैं कि गैर मुल्कों से भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है, पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं। और कुछ ऐसा है कि इंसानी फितरत है, जब वो गंदगी में घुसता है तो वो घुसता ही चला जाता है। इंसान की एक अपनी फितरत है, जब उसको नशा लग जाए तो नशा लगने के बाद तो फिर मज़ीद पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, शुरू में ही दिए जाते हैं, तो उसके बाद वो खुद ब खुद उस रास्ते में चलता चला जाता है। अच्छा, अगर किसी एक इंडिविजुअल को ये तमाम चीज़ें कोई नज़र आती हैं इस तरीके की, तो उसकी ज़िम्मेदारी एक रिपोर्ट करने की तो बनती है, वो सीधा सीधा समझ आती है, नज़र आती है। कंप्लेन किस फॉरम पे वो करे? PTA को कंप्लेन कर सकते हैं और FIA के साइबर क्राइम को कर सकते हैं। हम अगरचे कोई कंप्लेन का फ़ोरम नहीं है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, लेकिन अगर हमारे पास भी वो ख़त वगैरह लिख देंगे तो हम भी उसको आगे पहुंचा सकते हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर की कमेटी इस पर बनी हुई है, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो ये 3-4 फ़ोरम हैं, इन पे अगर कंप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़। आपने जिस तरह से बोला कि कंप्लेन कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा ये भी इन्फॉर्म कीजिएगा कि अब तक कितनी जो है वो कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और कितने इस तरह के अकाउंट्स जो हैं उनको एड्रेस करके उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई? PTA ने बताया कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं उनको उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिया है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ में अपनी
मजबूरी का इजहार किया कि वेबसाइट पूरी की पूरी तो वो बंद कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर से कंटेंट जो है उसको वो बंद नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो कि उसकी बेसिक कंपनी होती है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि हम शिकायत भेजते रहते हैं, रिपोर्ट भी करते रहते हैं, फिर उस पर बाज़ दफ़ा तो बहुत टाइम लग जाता है। इसमें हुकूमत को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है कि अगर इदारे को कोई रिस्पांस मुनासिब नहीं मिल रहा तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो ऊपर के लेवल पे हुकूमतों के साथ बात करे या वो इदारों के साथ बात करे ताकि हमारे मुल्क में ये कंटेंट जो है वो ना आए, इस पर पाबंदी लग जाए। मुश्किल ये है कि कई सारे ममालिक में जिन चीज़ों को हम बुरा समझते हैं वहाँ बुरा नहीं समझा जाता, राय की आज़ादी समझा जाता है, आज़ादी इज़हार राय समझा, आज़ादी इज़हार राय में आता है, शख्सी आज़ादी में आता है, और कई सारी आज़ादियाँ ऐसी बनाई गई हैं। लेकिन इसकी हुदूद व क़ुयूद तो होती हैं कि कहते हैं कि जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहाँ आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, मेरी नाक पे तो आपकी अपनी आज़ादी ना चलाएं। तो इस तरीके से इसको मज़ीद ऊपर के लेवल पे उठाने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक रिसर्च का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है पाकिस्तान के पास, उसमें क्या ये मौजू अभी तक ज़ेर बहस आया है कि इसके काउंटर के लिए हम कुछ इस्लामी चीज़ें जो है ना उसको प्रमोट करने के लिए इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज़ या इस्लामिक ये कौलो अफकार जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें? जी, इस पे बात तो हुई है कौंसिल में, और जब हमारी मीटिंग PTA के साथ हुई उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने छोटे छोटे प्रोमो की शक्ल में चीज़ें कुछ ना कुछ बना के तो उसको अपलोड किया हुआ है, और उनसे उसकी लिस्ट जो है वो हासिल की जा सकती है, वो बता सकते हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। और जो हमारी वजारत मजहबी उमूर है वो भी इस पर कुछ ना कुछ काम कर रही है। कौंसिल ने एज सच अभी तक अमली काम इसके ऊपर नहीं किया, और शायद वो तवक्को रखे PTA से और वजारत मजहबी उमूर से कि हम आपकी मदद करते हैं और सर आप एक और इन चीज़ों को बना लें। इस तरीके से देखें, एक मैसेज समझाने का एक मीडियम होता है जो आजकल की कौम को समझ भी आया, आजकल के बच्चों को खासतौर पे, आने वाली जनरेशन है, इन्हीं को हमने इनका दिमाग दुरुस्त करना है और सही जगह पर लेकर आना है। तो उसके लिए सर मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है, और मीडिया पे एक प्रोग्राम हमारा है, लेकिन इसके अलावा एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर आप जिस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्किश ड्रामास लगाए गए जिनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला इस्लामिक एतबार से भी कि हमारी तारीख़ थी क्या, तो आप उसी अच्छे अफकार को आगे लाने के लिए ये एक तजवीज़ है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर भी ज़रूर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में डिस्कशन कीजिएगा कि मुख्तलिफ फोरम के साथ मिलकर कैसे हम नए बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उसमें इस्लामिक अफकार और ये चीज़ें डाल के उसको भी प्रमोट करें और एक एंटरटेनमेंट भी बने। ये बहुत अच्छा ज़रिया है जो तजवीज़ आपने दी है, और कौंसिल पहले से भी टेकअप किए हुए है इन इदारों के साथ, PTA वगैरह के साथ और वजारत मजहबी उमूर के साथ। कौंसिल तो एक थिंकिंग फोरम है, थिंक टैंक है, वो तजवीज़ भी देती है, और उसके अलावा हम मटेरियल भी फराहम कर सकते हैं। इदारे दूसरे जो हैं वो इस पे काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं कि हम इस पे ऊपर काम कर सकें। बचपन में हम कई सारे ड्रामे और सीरियल्स ऐसे देखा करते थे, और तलवार टूट गई और फलां पता नहीं क्या का क्या आता था, कोई अंदलुस के बारे में, कोई गरनाता के बारे में, नसीम मजाजी के चला करते थे, और काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी। वो आप लोगों के पास पड़े हुए होंगे, उनको भी दोबारा चलाया जा सकता है और नई चीज़ें भी PTV फ्लिक्स के थ्रू भी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, सलामत रहें, और इंशाल्लाह ये मिशन ज़रूर कंप्लीट होगा, और ये तमाम तर जो चक्कर है इससे हम लोग निजात हासिल करेंगे। कल तक के प्रोग्राम के लिए मुझे, रुशना को और सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।